हेलो, वेलकम टू गेट एकेडमी क्रैश कोर्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने गॉसियन पीडीएफ को लिया और उससे हमने देखा कि कैसे हम किसी पर्टिकुलर रेंज में होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं बाय फाइंडिंग द एरिया। उस रेंज में अगर हम गॉसियन पीडीएफ का एरिया फाइंड कर लें तो आपने इसके लिए डिफरेंट स्टेप्स देखे कि आप क्यू फंक्शन के फॉर्म में कर सकते हैं, आप एरर फंक्शन के फॉर्म में कर सकते हैं, आप कॉम्प्लीमेंट्री एरर फंक्शंस के फॉर्म में कर सकते हैं। डिपेंड करता है क्या डेटा आपके पास अवेलेबल है क्वेश्चन में और आप किस में कंफर्टेबल है। वो तो आप लास्ट में भी चेंज कर सकते हैं किसी एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन के फॉर्म में। तो नेक्स्ट हम जितने भी हमारे ऐसे डेंसिटी फंक्शंस हैं जो गॉसियन से रिलेटेड हैं वो हमारे लिए पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस के हैं। तो अब इसी के टर्म में हम नेक्स्ट जो देखने वाले दैट इज रेले और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशंस को हम देखेंगे। उनके लिए मीन एवरेज जो भी मीन स्क्वायर वैल्यूज हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, तो उसके लिए हम मीन वेरिएंस ये सभी चीजें कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे आपने कहा सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, मतलब आपने कोई एक z रैंडम वेरिएबल डिफाइन किया जो x प्लस वाई के बराबर है। तो ये एक तरह से आप कह सकते हैं कि x और y का फंक्शन है। तो मतलब ये चीज क्या है, दो रैंडम वेरिएबल्स का फंक्शन होगी। तो इसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो हम यही देखेंगे कि कैसे हम फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स को डील करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स क्या है, तो उस पर हम डिस्कशन करेंगे। तो आज का टॉपिक शुरू करते हैं। अब आप अगर पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लें, हमने ज्वाइंट डेंसिटीज देखी थी, मतलब आपने डिफाइन किया था ज्वाइंट डेंसिटीज का जो कॉन्सेप्ट था उसको एक बार हम रिकॉल करते हैं। हमने ये देखा था कि जैसे हम लिख पाते हैं कि एज प्रोबेबिलिटी ऑफ रैंडम वेरिएबल x इन बिटवीन x एंड x प्लस dx। ये प्रोबेबिलिटी अगर हमारे पास रैंडम वेरिएबल x का पीडीएफ अवेलेबल है तो हम जानते हैं ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होती है, fx ऑफ x dx के बराबर होती है। तो सिमिलरली हमने कहा कि अगर हमारे पास कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम को बताने के लिए हमें दो रैंडम वेरिएबल्स की जरूरत है उनकी वैल्यूज की, तो वहां पर आप अगर डिफाइन करें सिमिलरली आपने लिखा कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी देखनी है कि x की वैल्यू x प्लस dx के बीच हो, x से x प्लस dx, और इसी के साथ हमारे y रैंडम वेरिएबल की वैल्यू y से y प्लस dy के बीच हो। तो आपने ये कहा कि जैसे अगर हमारे पास एक रैंडम वेरिएबल था तो उसकी अगर पीडीएफ की वैल्यू पता थी तो हम ये प्रोबेबिलिटी बता सकते हैं। ऐसे ही अगर हमारे पास ये दो रैंडम वेरिएबल्स का हम देख रहे हैं, ये चीज आपको पता है, अगर बीच में कॉमा से हमने सेपरेट किया है तो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉइंट अकरेंस। ये हमने पढ़ रखा है p ऑफ x कॉमा y, मतलब एक साथ इसके और इसके दोनों इवेंट्स के होने की प्रोबेबिलिटी। आप चाहें तो यहाँ पर इंटरसेक्शन भी लिख सकते थे। तो ये सभी चीजें आपको क्लियर होंगी बिल्कुल। तो अगर हमें देखना है कि कभी रैंडम वेरिएबल की वैल्यू x से x प्लस dx के ही बीच हो और उस टाइम में y की भी वैल्यू y से ही y प्लस dy के बीच हो, तो आपने देखा था कि ये हम फाइंड कर सकते हैं अगर हमारे पास इनका ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन गिवन हो। मतलब अगर आपके पास अवेलेबल है एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई, और जैसे आप एक के केस में सिर्फ dx से मल्टीप्लाई किया था आपने, तो अगर आप इसको dx dy से मल्टीप्लाई कर लें तो आपको ये प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। फिर हमने देखा था कि जैसे हमें ये एरिया बताती है प्रोबेबिलिटी x1 से x2 के बीच में डेंसिटी को आपने अगर इंटीग्रेट किया, वैसे ही आपने देखा कि ये प्रोबेबिलिटी हमें वॉल्यूम बताती है। वॉल्यूम किसके बीच में इनक्लोज्ड, जो आपका डिफरेंशियल सरफेस है dx dy, मतलब जो xy प्लेन में सरफेस है, वहां से लेकर ऊपर जब तक आपके डेंसिटी फंक्शन को वो चीज टच कर रही है। डेंसिटी फंक्शन आपने प्लॉट किया है, dx dy से ऊपर चलिए और जब तक डेंसिटी फंक्शन में टच हुए आप, उस बीच में जितना भी वॉल्यूम एनक्लोज हुआ वो चीज आपको बताती है प्रोबेबिलिटी। अगर यहां समझ में नहीं है तो अभी हम इसको देख भी लेंगे। तो यहां से आपने ये भी डिफाइन किया था कि अगर ये हमारे पास इसी में अगर हम जनरल केस ले लें कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए कि x1 की वैल्यू x1 से x2 के बीच हो, x की वैल्यू x1 से x2 के बीच हो और y की वैल्यू y1 से y2 के बीच हो। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूअस का केस है, किसी एक में नहीं भी लें, किसी एक में लें, दोनों में लें, सब में ये प्रोबेबिलिटी सेम रहेंगी। तो इसलिए आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना इनसे। तो यहाँ से हम इसकी प्रोबेबिलिटी को लिख सकते थे, अगर हमारे पास ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन है तो उसको हम इस रीजन में अगर इंटीग्रेट कर लें, x के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन लेंगे उसके लिमिट्स x1 से x2, y के लिए y1 टू y2, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई थी कि y1 टू y2, x1 टू x2, और यहाँ पर fxy ऑफ xy dx dy। ठीक है, ये चीज आ गई हमारे पास। यहीं से आपने और डिफाइन किया कि अगर हम यहाँ से पर्टिकुलर अगर केस देखें कि अगर हमें देखना है fx ऑफ x, मतलब अगर हमें cdf चाहिए, तो cdf का क्या मतलब है, अगर हम सिर्फ fx ऑफ x लिखते तो ये वैल्यू क्या होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल्स टू x। तो यहां पर अगर आपने डिफाइन किया fxy ऑफ xy, अगर आपने यहां डिफाइन किया fxy ऑफ xy, तो ये वैल्यू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन x इक्वल्स टू x एंड y लेस देन इक्वल्स टू y, ये चीज कहलाएगी। तो अगर आपको फिर से ये रीजन में प्रोबेबिलिटी चाहिए, मतलब x की वैल्यू x से छोटी होनी चाहिए, y की वैल्यू y से छोटी होनी चाहिए, तो इस इंटीग्रेशन के बस आप लिमिट चेंज करेंगे। y के लिए आपको वैल्यू
y से छोटी चाहिए, मतलब माइनस इन्फिनिटी से y तक कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं। x के लिए माइनस इन्फिनिटी से कहां तक समेशन लेंगे, x तक, और ये हमने fx y ऑफ एक्स वाई डी वाई डी एक्स डी वाई, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर लेंगे तो ये इंटीग्रेशन हमें क्या देगा, ये CDF की वैल्यू देगा। अब अगर ये CDF है तो आप जानते हैं कि जैसे आपने लिखा कि अगर हम PDF को फाइंड करते हैं तो कैसे फाइंड करते हैं हम, डिफरेंशिएशन ऑफ CDF से। तो यहां से जो आपने कुछ और कंक्लूजन्स ये लिखे थे कि अगर ये हमारा fxy ऑफ xy है, ठीक है। अब अगर हम यहीं पर देखें कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी देखनी हो, अगर हम प्रोबेबिलिटी देखना चाहते हैं कि x की वैल्यू तो x से छोटी हो लेकिन y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, अगर हमने ऐसी प्रोबेबिलिटी देखी तो मतलब आप कंस्ट्रेंट सिर्फ x पर रख रहे हैं, y की वैल्यू तो ये तो नॉर्मल है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच ही कहीं चेंज होगी। अगर आपने उस पर कोई भी कंस्ट्रेंट नहीं लिया तो इस प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन y के लिए लिमिट्स आपने लिखी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी और x के लिए आपने लिखी माइनस इन्फिनिटी टू x, और यहां आपने लिखा fxy ऑफ xy dx dy। तो ये चीज अगर हम देखें कि अगर हमें y से कोई कंस्ट्रेंट हमारा नहीं है y पर, मतलब इस चीज को हम किस नाम से डिफाइन कर सकते हैं, fx ऑफ x के नाम से डिफाइन कर सकते हैं। ये हमारे x की प्रोबेबिलिटी स्मॉल x से कम हो, मतलब रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू x से कम हो, इसकी प्रोबेबिलिटी है। y की वैल्यू चाहे कुछ भी हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी को आप किस नाम से जानते हैं, fx ऑफ x dx से नाम से जानते हैं। तो अगर ये fx ऑफ x है और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, अगर ये fx ऑफ x है तो अगर हम d बाई डी एक्स ऑफ fx ऑफ x अगर हम करें तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, CDF को डिफरेंशिएट कर रहे हैं मतलब PDF मिलेगा, तो आपने लिखा ये fx ऑफ x मिलेगा आपको, और इस fx ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, अगर आप इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमने देखा था ये टर्म कैंसिल हो जाएगा इंटीग्रेशन जो x के रिस्पेक्ट में है, और हमारे पास सिर्फ ये चीज बचेगी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fxy ऑफ xy एंड dy। तो अगर आपको ज्वाइंट डेंसिटी से अगर आपको fx ऑफ x चाहिए तो क्या कीजिए, उस ज्वाइंट डेंसिटी को इंटीग्रेट कर दीजिए y के रिस्पेक्ट में फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ऐसे ही आपने देखा था कि अगर हमें fy ऑफ y चाहिए, अगर y के लिए इंडिविजुअल जो उसकी डेंसिटी फंक्शन अगर वो देखना है आपको, तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए विद रिस्पेक्ट टू x माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी fxy ऑफ xy dx। ठीक है ये चीज। तो जैसे ये हम लिख रहे हैं कि अगर एक सिंगल वेरिएबल अगर होता है तो उसके केस में डी बाई डी एक्स ऑफ fx ऑफ x आपको क्या देता है, fx देता है। तो ऐसे ही अगर आप यहां रिलेशन देखते तो fxy ऑफ xy, इसको हम क्योंकि दो वेरिएबल्स हैं तो सिर्फ एक डिफरेंशिएशन नहीं लेंगे, अगर हम इसको CDF से कंपेयर करें, ये हम ज्वाइंट PDF लिख रहे हैं, अगर ज्वाइंट CDF से कंपेयर करें तो यहां पर भी हम क्या लिखेंगे, del 2 अपॉन del x del y ऑफ क्या वैल्यू, जो आपका डेंसिटी फंक्शन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है fxy ऑफ xy। तो ये चीज भी आपके पास है जनरल रिजल्ट से, ये चीज आपके पास है कि अगर आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शंस हो, अगर ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शंस, तो उससे आप इंडिविजुअल डेंसिटी फंक्शंस कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीज आप समझ रहे हैं। उससे आप इंडिविजुअल कैसे CDF आप फाइंड कर सकते हैं, ये चीज आप देख रहे हैं। जैसे हमने CDF के लिए लिखा है ये कि fx ऑफ x इज इक्वल्स टू, ऐसे ही आप इसको इसके केस में भी लिख सकते थे, y के केस में y की लिमिट आप वेरी करते फ्रॉम y1 टू y2, x पर आप कोई कंस्ट्रेंट नहीं रखते, तो यहां पर लिमिट्स आती हमारी y के लिए y1 टू y2, x की लिमिट्स आती माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो ये सभी चीजें हम समझ रहे हैं। अब अगर ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन से इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल्स का भी मीन आपको फाइंड करना है तो आप सेम रिलेशन यूज कर सकते हैं। मतलब अगर आपको x की एवरेज वैल्यू चाहिए तो ये वैल्यू कैसे मिल जाएगी आपको, अगर आप जो भी आपका डेंसिटी फंक्शन गिवन है उसको अगर आप x और y दोनों के लिए माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी लिमिट में x के साथ मल्टीप्लाई करके fxy ऑफ xy, अगर आप dx dy अगर आप ये इंटीग्रेशन फाइंड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, रैंडम वेरिएबल x का मीन मिल जाएगा। ऐसे ही y का मीन अगर चाहिए तो क्या कर सकते हैं हम, y मीन दैट इज माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y इंटू fxy ऑफ xy dx dy। तो ये चीजें हम देख चुके हैं। अब इसके बाद अगर हमने कहा कि अगर रैंडम वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट है तो आपने यहां से लिखा था कि इफ x एंड y आर इंडिपेंडेंट, अगर ये इंडिपेंडेंट हैं तो उस केस में हम ये जो हमारे पास फंक्शन है fxy ऑफ xy, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं fx ऑफ x इंटू fy ऑफ y। और अगर ये रिलेशन सेटिस्फाई होगा तो ही आप कहेंगे कि रैंडम वेरिएबल क्या है आपके इंडिपेंडेंट है। अगर उनके ज्वाइंट PDF को आप इस तरह सेपरेट कर सकते हैं fx ऑफ x इंटू fy ऑफ y के फॉर्म में। अगर ये चीज आप
फाइंड कर सकते हैं, तो उस केस में ये जो वैल्यू थी एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई, जो हमें क्या दे रही थी, प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू dx x से x प्लस dx के बीच हो और y की वैल्यू y प्लस dy के बीच हो। इस चीज को भी आप इसलिए क्या लिख सकते हैं, किस फॉर्म में लिख सकते हैं फिर, fx ऑफ x dx इंटू एफ वाई ऑफ y dy, ऐसा लिख सकते हैं आप, ये भी देख चुके हैं आप। और अगर आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए कि x की वैल्यू x से x1 से x2 के बीच हो, इसी चीज का जनरलाइज्ड केस आपने देखा था कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए x1 से x की वैल्यू x2 के बीच और y1 से y की वैल्यू y2 के बीच, तो क्योंकि आप डेंसिटी फंक्शंस को सेपरेट कर पा रहे हैं तो इसलिए ये वैल्यू आप लिख सकते हैं इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 एफ एक्स ऑफ x dx मल्टीप्लाइड विथ y1 टू y2 y1 टू y2 यहां पर एफ वाई ऑफ y dy। तो ये चीजें हम ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शंस में देख चुके हैं। तो अब यहां पर हमने इसलिए डिस्कस किया कि अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक ले रहे हैं, अगर हम देखें नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज, अगर हम नाम देते हैं डेंसिटी फंक्शंस और पीडीएफ्स रिलेटेड टू गॉसियन पीडीएफ, गॉसियन पीडीएफ। तो देखिए, अगर हम यहां पर एज्यूम करें कि हमारे पास दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं x एंड y, जिनका पीडीएफ कैसा है, गॉसियन, मतलब वो गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स हैं आपके दो x और y इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, जिनके लिए मीन की वैल्यू 0 है। अगर हम ये अज्यूम कर लें कि लेट x एंड y आर टू इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स, इंडिपेंडेंट गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स विथ जीरो मीन, तो उस केस में अगर हम चाहें तो ये जो हम लिख सकते हैं एफ एक्स ऑफ एक्स जो रहा होगा उसकी वैल्यू क्या रही होगी, 1/√2π सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ये चीज ठीक है, हमने मीन 0 कर दिया तो x माइनस एम एक्स का होल स्क्वायर लिखते, वो नहीं लिखकर हमने सिंपली एक्स स्क्वायर लिखा। ऐसे ही एफ वाई ऑफ वाई की वैल्यू क्या रही होगी, 1/√2π सिग्मा स्क्वायर, मीन 0 मीन एंड यहीं पर लिख दीजिएगा एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। दोनों का वेरिएंस हम क्या मान रहे हैं, सिग्मा स्क्वायर मान रहे हैं, दोनों का मीन हम क्या मान रहे हैं, 0 मान रहे हैं। तो एफ वाई ऑफ वाई आपने इस फॉर्म में लिख लिया, दैट इज ई टू द पावर माइनस ऑफ वाई स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। अब यहां से अगर आप ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन डिफाइन करेंगे तो क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है तो इस केस में आप कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई, आप जानते हैं ये वैल्यू हमारी, अगर ये इंडिपेंडेंट है तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मतलब एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स एंड दैट इज एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई, ये दोनों के इंडिविजुअल पीडीएफ्स का प्रोडक्ट। तो अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट लेंगे तो ये स्क्वायर का टर्म कैंसिल हो गया दोनों के मल्टीप्लीकेशन के बाद, और आपको क्या वैल्यू मिली, 1/2π सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, दोनों को आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल बेस सेम है तो पावर एड अप हो जाएंगे और वैल्यू क्या मिलेगी, ई टू द पावर माइनस कॉमन आ जाएगा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। ये हमारे पास डेंसिटी फंक्शन आ गया, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन। तो अब अगर ये ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन है तो अगर यहां से हमें फिर से देखना होता कि अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इन बिटवीन, फिर से अगर हम एक्स की वैल्यू चाहते हैं एक्स से एक्स प्लस डी एक्स के बीच, और y की वैल्यू अगर हम चाहते हैं y से y प्लस डी वाई के बीच, तो ये प्रोबेबिलिटी क्या होती, जो भी आपका एफ एक्स वाई है उसमें हम डी एक्स डी वाई मल्टीप्लाई करते हैं, हम देख चुके हैं। तो यहां पर हमने लिखा ये जो हमारा एफ एक्स ऑफ एक्स है, एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई, दैट इज 1/2π सिग्मा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर मल्टीप्लाइड विथ डी एक्स डी वाई, ऐसी चीज आ जाएगी हमारे पास। तो अब अगर हम ये जो हमारे पास वैल्यू है, हम यहां पर फिर से एक बार देख लें कि क्या कॉन्सेप्ट की हम बात कर रहे थे कि एफ एक्स वाई हमारा जो ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन है वो कैसे वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। आप थोड़ा सा, मैं अच्छे से नहीं बना पाऊं तो भी आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि यहां मैं किस रीजन की बात कर रहा हूं। तो मान लीजिए कि हमारे पास, पहले तो हम ये देख लेते हैं कि सपोज ये हमारे पास वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये z एक्सिस और ये x एक्सिस है। ठीक है, ये हमारे पास ये x एक्सिस है।
तो अगर आप यहाँ पर देखें, जैसे आपको कोई पॉइंट लोकेट अगर करना है, y इज इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1 या y इज इक्वल्स टू -1, y इक्वल्स टू x इक्वल्स टू +1, कोई भी पॉइंट, तो आप ये जानते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम अगर आप ले रहे हैं तो उस केस में अगर मान लीजिए कि हमने अगर ये पॉइंट्स डिफाइन किए, आप अगर इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ले, ठीक है, ये एक बार प्लॉट हो जाए फिर मैं आपको बता रहा हूं। तो ठीक, ये हमने ऐसे ही हमने रफली एक वैल्यूज प्लॉट कर ली। मान लीजिए कि ये जो हम वैल्यूज लिख रहे हैं, यहां पर ये x एक्सिस की वैल्यूज है, मतलब ये हमारी माइनस x एक्सिस है। मतलब अगर हम यहां पर लें कि ये x की वैल्यू कितनी है, ये लेट x इज इक्वल्स टू 1 है, और यहां पर वैल्यू कितनी है x की वैल्यू, अगर हम देखें तो ये x एक्सिस हमारी पीछे भी है, मतलब ये x की वैल्यू -1 है। ऐसे अगर हमने एज्यूम किया कि ये वैल्यू हमारी क्या है, y की वैल्यू -1, और अगर सेंटर से इस तरफ देख रहे हैं तो यहाँ जो पॉइंट है ये हमें क्या दे रहा है, y की वैल्यू +1 दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास, आपको अगर देखकर समझ में आ रहा हो, ये जो हमारे पास सरफेस है, ये जो 1 1 1 1 का जो सरफेस दिख रहा है आपको, मतलब अगर आप यहाँ पर कोई पॉइंट लोकेट करते तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं, y की वैल्यू 1 है, x की भी वैल्यू 1 है, मतलब ये आपका पॉइंट होता है 1 1। ये पॉइंट क्या होता है आपका, x की वैल्यू 0 है, ये आपके y एक्सिस पर है, मतलब x की वैल्यू 0 है, और y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये आपका पॉइंट है 0 1। यहां पर अगर हम पॉइंट देखें तो यहां पर x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1। अगर आप यहां पॉइंट देखें तो ये पॉइंट कौन सा था आपका, दैट इज x की वैल्यू यहां -1 है और y की वैल्यू भी -1 है। ठीक है, y की वैल्यू भी हमारी -1 है। यहां पर अगर आप देखें तो ये हमारे पास x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1। ठीक है, तो ये बस हम पॉइंट्स यहां पर लोकेट करें कि ये सरफेस आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये आपको सरफेस दिख रहा है, ये जो सरफेस हमारा बना है ये किस प्लेन में हमने लिया है, एक्स वाई प्लेन में हमारा ये कोई, हम ये सरफेस दिखा रहे हैं कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। अब अगर यहां पर आपने एज्यूम कीजिए कि यहां पर आपने कोई एक ये डिफरेंशियल सरफेस आप कंसिडर कर रहे हैं, ये आप एक डिफरेंशियल सरफेस कंसिडर कर रहे हैं जिसके लिए ये लेंथ अगर आप देखें, अगर आप ये जो डिफरेंस देखें, ये डिफरेंस और ये डिफरेंस, तो यही चीज आपके लिए, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस dx डिफरेंस है, और ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस आपका क्या है, dy डिफरेंस है। ये चीज समझ रहे हैं। तो अब यहां पर मान लीजिए कि ये हमने xy प्लेन में हमने कोई एक डिफरेंशियल सरफेस एज्यूम किया, ये हमारा dx dy सरफेस है। ठीक है, इसके लिए ये लेंथ dx और ये लेंथ क्या है dy, या ये लेंथ क्या है, ये वैल्यूज क्या है हमारी dy। अब मान लीजिए कि ये xy के करस्पॉन्डिंग जो आपका डेंसिटी फंक्शन है, जो आप जॉइंट डेंसिटी फंक्शन करते हैं प्लॉट, वो इस एक्स वाई दोनों का फंक्शन है। तो आप मान लीजिए कि इसके ऊपर कोई गॉसियन सरफेस आपने बना रखा है, मतलब इसके ऊपर हमारा इन दोनों एक्स वाई की वैल्यूज के अकॉर्डिंग हमने कोई गॉसियन सरफेस लिया जो एक जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन को, अगर जॉइंट डेंसिटी फंक्शन को डिफाइन कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि अगर हम एक सरफेस ड्रॉ करें, अगर मान लिया हमने एक सरफेस ड्रॉ किया, ये हमारा, अगर आप इसको समझ पाए देखकर कि आपको गॉसियन टाइप कुछ दिख रहा है, आप ये समझिए कि ये एक्स वाई प्लेन है आपका, ये एक्स वाई प्लेन है, और इसको ऊपर से पूरा कवर जो हमने किया है, वो कवरिंग किस फॉर्म की हो रही है, वो गॉसियन फॉर्म से कवरिंग हो रही है। एक्स वाई प्लेन है और उसके ऊपर आपका एक गॉसियन सरफेस बना हुआ है। ठीक है, इसी को और मान लीजिए कि अगर दिखाना हो आपको कि कैसे आप ले रहे हैं, तो इसका आप एक क्रॉस सेक्शन भी शो कर सकते हैं। सपोज ये आपने ऐसा एक क्रॉस सेक्शन अगर शो कर दिया, इसमें अगर हम इस रीजन को शेडेड कर देते हैं कि आपको ये जो शेडेड रीजन है, ये हमने क्रॉस सेक्शन लिया है, ये आपको ये शेडेड रीजन दिख रहा है। ठीक है, ये हमारा एक गॉसियन सरफेस है, एक्स वाई के अकॉर्डिंग एक्स वाई का जो फंक्शन है वो हमारा गॉसियन फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसको आपने नाम दिया कि आप इस एक्सिस पर क्या देख रहे हैं, आप इस एक्सिस पर देख रहे हैं एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई। ठीक है, ये चीज। अब अगर आप देखें कि प्रोबेबिलिटी की जो बात की आपने, तो ये जो रीजन है हमारा, इस रीजन में अगर मान लीजिए कि हम कहें यहां x है, वैल्यू x की, और यहां पर आकर वैल्यू क्या हो गई x प्लस डी एक्स, तो इसलिए हमने कहा ये डिस्टेंस है dx। तो इस बीच में अगर हम इस सरफेस में देखेंगे तो हमेशा x की वैल्यू x से dx, x प्लस dx के बीच में वेरी करेगी। ऐसे ही अगर आप कहें इस पॉइंट पर y की वैल्यू y है और यहां y प्लस dy है, तो इस पूरे सरफेस में y की वैल्यू में कितना वेरिएशन है, y से y प्लस dy का वेरिएशन है। तो आपको अगर इस रेंज में प्रोबेबिलिटी होने की देखनी है कि इस रेंज में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो आपने इस सरफेस से ऊपर, और ये जो आपका गॉसियन सरफेस जो इसका फंक्शन है, जो आपने पीडीएफ लिखा है, इस सरफेस से ऊपर और उस पीडीएफ गॉसियन सरफेस के नीचे जो इतना भी आपका रीजन इनक्लोज होगा, उसका वॉल्यूम, उसी को आपने प्रोबेबिलिटी के पॉइंट में डिफाइन किया। जैसे मान लीजिए अगर हम यहां, अगर इसको हम ऊपर प्लॉट करते,
तो हमारे पास ये जो इस टाइप की कोई सरफेस वैल्यू अगर एज्यूम कर ले हम कि हमारे पास ऐसा कोई ये अगर एनक्लोज हो रहा है, अगर ये ऐसी कोई चीज आ रही है, इस सरफेस से आपने ऊपर देखना शुरू किया और ये जो गॉसियन सरफेस पूरा कवर्ड है, उससे जब आप टकराए, उस सरफेस में जहां पर आप टकराए, तो उसके बीच में ये जो चीज एनक्लोज हुई, इसके वॉल्यूम को, ये जो वॉल्यूम एनक्लोज हो रहा है, इस वॉल्यूम को आपने क्या नाम दिया है? ये वॉल्यूम क्या है हमारा? ये वॉल्यूम हमारा प्रोबेबिलिटी बताता है कि x की वैल्यू x से x प्लस dx के बीच हो और y की वैल्यू y से y प्लस dy के बीच हो। इसी आपने इस वॉल्यूम को नाम दिया कि ये वॉल्यूम हमारा क्या बताएगा? प्रोबेबिलिटी बताएगा। वॉल्यूम कैसे बना? आपने पहले ये dx dy सरफेस देखा, ये dx dy सरफेस, और इस dx dy सरफेस से ऊपर चले आप, और जब तक आपका जो फंक्शन आपने प्लॉट कर रखा है ये गॉसियन सरफेस, उससे जब आप टकराए, उसके बीच में जितना भी आपका वॉल्यूम एनक्लोज हुआ, उस वॉल्यूम को आपने नाम दिया कि ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है कि हमारे x की वैल्यू x से x प्लस dx और y की वैल्यू y से y प्लस dy के बीच हो, इसकी ये प्रोबेबिलिटी है। अब अगर हम यहां पर आए तो अभी हमने डिफाइन किया कि अगर हम x और y दो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स ले लें जो गॉसियन हैं, जिनका मीन 0 है और सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस है, तो उस केस में आपने अलग अलग दोनों के डेंसिटी फंक्शंस को लिखा, फिर आपने इनका प्रोडक्ट लेकर दोनों का डिफाइन किया ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन, और उसके अकॉर्डिंग आपने ये प्रोबेबिलिटी की वैल्यू लिखी, जिसको हमने यहाँ कहा कि एक वॉल्यूम के फॉर्म में रिप्रेजेंटेड होगी। वही ये चीज है हमारी, ये हमारा ज्वाइंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है fxy ऑफ x एंड y, और ये आपने क्या मल्टीप्लाई किया? dx dy मल्टीप्लाई किया। तो अब ये जो इक्वेशन आ गई है, अगर हम इस इक्वेशन को एक अलग तरीके से थोड़ा रिप्रेजेंट करें, जैसा आप एक बार पहले भी कर चुके हैं, कि अगर हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स की अगर हेल्प लें, तो देखिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट भी आपको नहीं देखना, आप सिंपली समझिए कि जैसे आप CD लेते हैं, आप अगर देखें तो इसको अगर हम रिलेट कर लेते हैं थोड़ा, जिससे आपको चीजें इजीली समझ में आ जाए, तो ऐसा कुछ टफ नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि वॉल्यूम पूछेंगे आपसे कि वॉल्यूम फाइंड कीजिए, तो वॉल्यूम फाइंड कीजिए तो सिंपली आपको बस इंटीग्रेशन आपको लेना है। तो जैसे ये चीज जरूर है कि अगर आप पहले कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के अंदर का एरिया 1 होना चाहिए, टोटल एरिया, तो जब आपके पास ज्वाइंट डेंसिटीज होंगी तो उसके केस में आप क्या कहेंगे कि ज्वाइंट डेंसिटी का टोटल वॉल्यूम 1 होना चाहिए। मतलब अगर आप -∞ से ∞ x की वैल्यू के लिए भी और -∞ टू इन्फिनिटी y की वैल्यू के लिए भी अगर आप अपने डेंसिटी फंक्शन को इंटीग्रेट कर लेंगे तो टोटल वॉल्यूम मिलेगा, और उस टोटल वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होगी? 1 होगी। तो अभी जो हमने रिजल्ट्स लिखे हैं उनको हम यहां पर देखें, अगर हमने ये लिखा कि ये हमारे पास जॉइंट डेंसिटी फंक्शन क्या थी? वैल्यू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू e टू द पावर -x स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर -y स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, जिसको हमने क्या लिख लिया? 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ऐसा लिख लिया हमने। अब अगर आप देखें ये जो चीज हमने लिखी है f(x,y) ऑफ xy, तो अगर हम ये जो हम पॉइंट्स ले रहे हैं x स्क्वायर y स्क्वायर, अगर हम ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि आपके पास अगर हमें इस पॉइंट को कन्वर्ट करना है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो आप ये समझ सकते हैं कि अगर हमने कहा कि हमारे पास ये कोई CD है, ठीक है, आपके पास ये डिस्क है और इस डिस्क का जो भी सेंटर है, सपोज हमने ये सेंटर मान लिया। x और y कोऑर्डिनेट्स अगर हम देख लें, ठीक है, पहले हम x और y कोऑर्डिनेट समझ लेते हैं। तो ये हमारे पास मान लिया हमने कि कोई भी रिडक्शन आप ले सकते हैं। अगर मान लीजिए कि ठीक है, यहाँ पर इसको भी हम अगर जैसे अभी हमने लिया था वैसा ही अगर हम शो कर लें कि अगर हमने मान लिया कि हमारे पास ये कोऑर्डिनेट्स, ये हमारी x एक्सिस है, ये हमारी y एक्सिस है, ठीक है। तो अब अगर इस CD पर आपको कोई पॉइंट लोकेट करना है, तो इस CD पर कोई पॉइंट लोकेट करने के लिए एक तो मेथड क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये पॉइंट है, तो अगर ये पॉइंट है तो आपने इस पॉइंट को लोकेट किया, x एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने और y एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया आपने। तो ये जो हमारे पास पॉइंट आया इंटरसेक्शन का, सपोज हम इस पॉइंट को कहें x की वैल्यू है x1 और यहाँ पर y की वैल्यू है y1, तो इस पॉइंट को कैसे लोकेट करते हैं आप? x1 y1, इसके दो कोऑर्डिनेट्स आपने बता दिए x1 y1। अब अगर इसी CD पर आपको कोई पॉइंट लोकेट करना था तो आप उसको ऐसे भी लोकेट कर सकते थे कि आप कहते कि हम सेंटर से कितना रेडियस लेकर हम एक सर्कल ड्रॉ करें
ये हमने सेंटर से एक पर्टिकुलर रेडियस लेकर हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, तो ये जो पॉइंट है ये इस सर्कल पर ये पॉइंट है जिस सर्कल का रेडियस कितना है r। तो अगर आप सिर्फ इतना कह दें कि हमारा पॉइंट इस सर्कल पर लाई कर रहा है जिसका रेडियस r है, तो इनसफिशिएंट है वो हमारा, क्योंकि इतने रेडियस से पॉइंट यहां भी हो सकता है सर्कल पर, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो पर्टिकुलर लोकेशन देने के लिए आप और इसमें क्या स्पेसिफाई कर दें, अगर आपने इसमें और स्पेसिफाई कर दिया कि रेडियस की वैल्यू r है और सर्कल पर पॉइंट कहां पर लोकेटेड है, तो x एक्सिस से पर्टिकुलर कोई हमने एंगल मान लिया कि ये पॉइंट के लिए एंगल कितना है हमारा फाई है। तो अब अगर आपने दो इंफॉर्मेशन दे दी कि ये पॉइंट एक सर्कल पर लोकेटेड है जिसके लिए रेडियस r है, और उस पॉइंट का x एक्सिस जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव x एक्सिस से, अगर वो एंगल है फाई, तो इसी पॉइंट को हम x और y के फॉर्म में जैसे डिफाइन कर सकते हैं वैसे ही हम r और फाई के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। तो अगर ये जो वैल्यूज आप लिख रहे हैं तो आप ये भी जानते हैं कि इस r की वैल्यू क्या वैल्यू होगी इस r की। अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास लेंथ है y1, अगर आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये चीज आपके लिए क्या कहलाएगी, ये आपका हाइपोटेनियस है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो r स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये आपका फॉर्म आपको पता है कि इस r स्क्वायर की हम ऐसी वैल्यू लिख सकते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें तो ये जो हमारे पास एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई आया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस r स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ऐसा लिख सकते थे हम इसको। ये जो वैल्यू हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू को हमने r स्क्वायर पुट कर दिया अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि अभी जो हमने प्रोबेबिलिटी लिखी थी, हमने जो प्रोबेबिलिटी लिखी थी दैट इज x की वैल्यू x से x प्लस डी एक्स के बीच और y से y की वैल्यू y से y प्लस डी वाई के बीच हो, ये प्रोबेबिलिटी आपने क्या लिखा था, आपने इसकी वैल्यू लिखी थी 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई, ये भी आपने लिखा था। तो ये हमने ये वैल्यू को तो देख लिया कि इस चीज को हम कन्वर्ट करके सिंपली r स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर लिख सकते थे। अब ये जो वैल्यू हमारी डी एक्स डी वाई आप ये जानते हैं, देखिए यही चीज आपके सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनेगी। अभी जैसे आपने एक सीढ़ी लिया, इसमें आपने हाइट को कंसीडर नहीं किया, आपने सिर्फ रो और फाई को आप कंसीडर कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आपके पास ऐसी सीढ़ीज जो आपकी एक सीढ़ी थी, अगर इसके ऊपर आप ऐसी ही 50 सीढ़ीज ले लें और इसके नीचे भी आप ऐसे ही 50 सीढ़ीज अगर आप ऐड कर देंगे, तो ये जो सरफेस बन रहा है आपको पता है ये सरफेस कौन सा बन रहा है, ये सरफेस हमारा कैसा बन गया, सिलेंड्रिकल सरफेस बन गया। तो उस केस में अगर आप एक्स वाई प्लेन में हैं तो एक्स वाई जो प्लेन है उसका डायरेक्शन क्या है, जेड डायरेक्शन। तो आपने देखा था कि इसका एरिया, हम ये एलिमेंट्री सरफेस है हमारा ये जेड डायरेक्शन में डी एक्स डी वाई, जिसको अगर हम सिलेंड्रिकल के कंपेरिजन में देखें या फिर हमने कहा ये जो हम पोलर कोऑर्डिनेट्स इसके कंपेरिजन में देखें, तो इस डी एक्स डी वाई की जो वैल्यू आती है आपको पता है, अगर हम रेडियस को r से रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो r डी आर डी फाई इसके बराबर हमारी ये वैल्यू आती है। तो अगर हम ये वैल्यू यहां पर पुट कर दें तो ये जो प्रोबेबिलिटी है हमारी, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू x से x प्लस डी एक्स के बीच और y की वैल्यू y से y प्लस डी वाई के बीच हो, इस प्रोबेबिलिटी को हमने लिखा दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ। अब हम इस प्रोबेबिलिटी को अगर देख रहे हैं, ये जो हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी हमारी क्या है, x की वैल्यू x से x प्लस डी एक्स के बीच हो और y की वैल्यू y से y प्लस डी वाई के बीच हो, तो हमने एक सरफेस देखा था जिस सरफेस की वो प्रोबेबिलिटी है। तो अगर हम इसको थोड़ा सा और अगर देख ले कि मान लीजिए अब हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ये हम x एक्सिस शो कर रहे हैं और ये हम y एक्सिस शो कर रहे हैं, तो यहां पर जो हमारे पास सरफेस था, अब उसको हम अगर इस r के फॉर्म में देखें तो मान लीजिए कि आपके पास ये एक r है, ये एक r है और ये एक फाई है। अगर आप एक दूसरा सरफेस आप लें, एक दूसरा पॉइंट लोकेट करें, जो पॉइंट यहाँ है, अगर मान लीजिए दूसरा पॉइंट का हमारा यहाँ है, या हम मान लेते हैं थोड़ा सा और डीप, अगर मान लीजिए दूसरा पॉइंट हमारा कहीं यहाँ पर है, तो अब इस पॉइंट के लिए क्या होगा, अगर आप इस पॉइंट को देखें तो अब इसको जो जिस सर्कल का ये रेडियस होगा वो r की वैल्यू थोड़ी ज्यादा है, और यहां से आपको दिख रहा है कि फाई भी इस एक्सेस से यहां तक का टोटल एंगल अब वो हमारा क्या है, फाई है। तो इनके बीच में आपका पॉइंट अगर आप लोकेट करना चाहते हैं, मतलब अगर हम इसी चीज को देखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम एक रैंडम वेरिएबल मान लें r, जो रेडियस आप ले रहे हैं, जिस पॉइंट को लोकेट आप करने के लिए जो सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं उसका जो रेडियस है, अगर उसको आपने एक रैंडम वेरिएबल मान लिया तो उस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू r से r प्लस डी आर के बीच हो, और एक दूसरा जो रैंडम वेरिएबल आपने माना है जिसकी वैल्यूज को आप फाई ले रहे हैं, मान लीजिए उसको हम रैंडम वेरिएबल थीटा कहें, तो थीटा की वैल्यू फाई से हम अगर देखें तो थीटा की वैल्यू फाई से फाई प्लस डी फाई के बीच हो।
ये सरफेस हम अगर देखें तो ये सरफेस हम यहां बात कर रहे थे कि यहां पर आप अगर देखें तो इस टाइप का आपका ये सरफेस होगा। अगर आप ये सरफेस देख रहे हैं, ये जो सरफेस आप देख रहे हैं, जो आपका एक्स वाई प्लेन में जो सरफेस था, तो उसके लिए अगर आप देखें, एक अगर हम यहां से लेकर यहां तक, ओरिजिन से यहां तक का डिस्टेंस, अगर आपने कहा ये हमारा डिस्टेंस है आर, और ये इस बीच का जो डिस्टेंस है, अगर आपने इस बीच के डिस्टेंस को कहा ये क्या हमारा डी आर, तो अगर आप इस सरफेस में देखें तो आर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर रही है। अगर आप यहां पर हैं तो मतलब आर की वैल्यू कितनी है, ये आर है, और अगर इस बीच में कहीं पर भी हैं तो आर में थोड़ा सा इसमें आप डेविएशन कर रहे हो, जो फाइनली कहां तक जा सकती है वैल्यू, आर की वैल्यू आर से चेंज होकर आर प्लस डी आर तक हो सकती है। ऐसे ही अगर आप देखें फाई, अगर हमने इस वैल्यू को डिफाइन किया कि ये हमारी फेज एंगल है फाई, एक्स एक्सिस से जो एंगल बन रहा है अगर वो है फाई, ठीक है, ये इस पॉइंट तक के लिए अगर ये हमारा फाई है, तो ये जो एंगल आपका डिफरेंस आ रहा है, ये डिफरेंस एंगल क्या है आपके लिए, डी फाई। तो हम इस एंगल को क्या कहेंगे, ये एंगल क्या हमारा फाई प्लस डी फाई है। अगर इस लाइन का एंगल, ये जो लाइन है हमारी, अगर इस लाइन का एंगल फाई है और इस लाइन का एंगल हम कहें कि क्या वैल्यू फाई प्लस डी फाई, मतलब ये बीच का जो डेविएशन है एंगल का, वो डेविएशन कितना है अगर डी फाई है। तो जो आप एक्स वाई के सरफेस, एलिमेंट्री सरफेस को देख रहे थे, एक्स वाई प्लेन में जो बन रहा था, एक्स की वैल्यू एक्स से एक्स प्लस डी एक्स के बीच वेरी हो, वाई की वैल्यू वाई से वाई प्लस डी वाई के बीच वेरी हो, उसी चीज को अगर हम एक्स वाई के टर्म्स में ना देखकर अगर हम आर और फाई के टर्म्स में अगर हम देखें, तो ये जो हमारा सरफेस है, ये बता रहा है कि सरफेस के लिए ये जो प्रोबेबिलिटी है वो सेम है। अगर हम एक्स और वाई की वैल्यूज इस रीजन में देख रहे हैं, इसका मतलब अल्टीमेटली हम आर की वैल्यू आर से आर प्लस डी आर और थीटा की वैल्यू 5 से 5 प्लस डी फाई के बीच में देख रहे हैं, और ये दोनों प्रोबेबिलिटीज क्या होंगी, सेम होंगी। तो अब ये प्रोबेबिलिटी जैसे आपने डिफाइन की थी, इस प्रोबेबिलिटी को आपने क्या लिखा था, एफ एक्स वाई इंटू, मतलब एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ऐसे ही यहां पर जो आप वैल्यू लिखेंगे वो आपके पास ये वैल्यू क्या आ गई, इसी चीज को हमने देखा कि इस वैल्यू को हम अगर आर और फाई के टर्म्स में लिखें तो इस चीज को हम लिख लेंगे सिंपली आर स्क्वायर, और ये जो टर्म आ रहा है हमारा, इसको हम क्या लिख लेंगे, आर डी फाई लिख लेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी, इसको हम क्या लिख सकते थे, देयरफॉर इट इज इक्वल्स टू, हमने लिखा 1/2 पाई सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू जो हमारा डी एक्स डी वाई था, उसकी जगह हमने क्या लिखा, आर इंटू डी आर इंटू डी फाई। तो यहां पर अगर आप मान लें कि आप एक रैंडम वेरिएबल ले रहे हैं आर, जिसके लिए जो वैल्यूज आप असाइन कर रहे हैं, रियल वैल्यूज, अगर आप उसको स्मॉल आर से लिख रहे हैं, एक दूसरा रैंडम वेरिएबल आप रहे हैं थीटा, जिसकी वैल्यूज को आप असाइन कर रहे हैं किससे, फाई से। तो अब ये जो आपने डेंसिटी फंक्शन लिखा था, जॉइंट डेंसिटी फंक्शन, उसी जॉइंट डेंसिटी फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये जो वैल्यू आगे हमारी, ये क्या बता रहा है कि अगर आर की वैल्यू हमारी आर से आर प्लस डी आर के बीच हो और थीटा की वैल्यू फाई से फाई प्लस डी फाई के बीच हो, तो ये प्रोबेबिलिटी बता रही है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे बताते हैं, अगर हमारे पास कोई जॉइंट डेंसिटी फंक्शन हो तो उसमें हम उसके जो डी आर और डी फाई जैसे अगर हम लेते हैं या डी एक्स डी वाई लेते हैं, उसके मल्टीप्लीकेशन से बताते हैं। तो यहां से अगर हम देखें कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी प्रोबेबिलिटी है दैट इज आर की वैल्यू आर से आर प्लस डी आर के बीच और थीटा की वैल्यू फाई से फाई प्लस डी फाई के बीच हो, तो ये जो हमारी प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए, ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होनी चाहिए, एफ आर थीटा आर फाई इंटू डी आर डी फाई के बराबर होनी चाहिए। बिल्कुल आपने यही रिजल्ट लिखा है कि अगर हम यहाँ एक्स वाई लिखते हैं, तो अगर ये वैल्यू एक्स और वाई होती तो हम कैसे ही लिखते हैं वैल्यू कि आर एक्स वाई, जो भी हमारे पास एफ एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई लिखते हैं। तो यहां से अगर हमने देखा कि अगर हम रैंडम वेरिएबल्स आर और थीटा डिफाइन कर रहे हैं, तो एफ आर थीटा ऑफ आर फाई, आर की वैल्यूज आर लेंगे हम, थीटा की वैल्यूज हम फाई लेंगे, तो ये वैल्यू हमारी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होगी, इन दोनों का जो भी जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी फंक्शन है मल्टीप्लाइड विथ डी आर इंटू डी फाई। तो अगर हम इससे इसको कंपेयर करें, ये जो चीज है हमारी, और अगर हमने ये भी देखा कि अगर ये दोनों इंडिपेंडेंट अगर रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स के केस में इस चीज को हम और कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को हम और लिख सकते हैं एफ आर और आर इंटू डी आर इंटू एफ थीटा ऑफ फाई इंटू डी फाई। ऐसे लिखा था हमने कि अगर एफ एक्स वाई अगर हमारे एक्स और वाई इंडिपेंडेंट हैं, तो उस केस में एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई डी वाई के फॉर्म में भी हम इस प्रोबेबिलिटी को लिख सकते हैं। तो हमने देखा कि ये चीज x की वैल्यू x से x प्लस डी एक्स चेंज होना और y की वैल्यू y से y प्लस डी वाई चेंज होना,
ये हमारा इक्विवेलेंट है। अगर हम उसी को पोलर कोऑर्डिनेट्स में इवैल्यूएट करें तो रेडियस जो x और y से मिलकर बन रहा है, जब x की वैल्यू x से dx चेंज होगी और y से वैल्यू y से y प्लस dy चेंज होगी, तो ओवरऑल रेडियस हमारा चेंज होगा r से r प्लस dr तक। और जो फाई एंगल बन रहा था, वो फाई एंगल हमारा अगर चेंज हो रहा है, फाई कहां से कहां तक, फाई से फाई प्लस डी फाई तक, तो ये दोनों चीजें हमारी इक्विवेलेंट हैं। और इसको हमने अगर इन दो रैंडम वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखा, तो जैसे आप लिखते हैं ये प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई। ऐसे ही अगर हम x और y रैंडम वेरिएबल्स एज्यूम ना करते हुए अगर हम r और थीटा रैंडम वेरिएबल्स एज्यूम करें, तो इसी प्रोबेबिलिटी को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ आर थीटा आर फाई इंटू डी आर इंटू डी फाई, जिसको अगर हमारे r और थीटा अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं तो उस केस में इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, ये हमारा डिकम्पोज होकर एफ आर ऑफ आर डी आर और एफ थीटा ऑफ फाई डी फाई के फॉर्म में आ जाएगी चीज। जो चीज आपको कैसी मिल रही है, जो चीज आपको मिली है, ये जो वैल्यू आपने लिखी है दैट इज, ये वैल्यू आपने लिखी है दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट, दैट इज 1 अपॉन 2 पाई सिग्मा स्क्वायर इंटू e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर इंटू डी फाई। ये चीज लिखी है आपने आर इंटू डी आर इंटू डी फाई। तो अब इसको कंपेयर कीजिए, तो हम क्या देखकर, इसको देखकर हम क्या कह सकते हैं, इस चीज को अगर हमने ऐसे लिख लिया, दैट इज अगर हम और सिंप्लीफाई करके कि हम अच्छे से अगर कंपेयर करें, इसको हम अगर लिख लेते हैं, एक बार स्पेस बना ले हम थोड़ा सा, एक बार हम इसको रिकॉल भी कर लेंगे शुरू से कि अभी हमने क्या देखा है, इसको हम फिर से देख लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा कि आपको कुछ ऐसी कंफ्यूजिंग चीज होगी, सभी चीजें इजी हैं, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो क्योंकि इनका जो एप्लीकेशन है बहुत इजी एप्लीकेशन आएगा, लेकिन चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि क्यों हम वॉल्यूम की बात करते हैं कहीं, क्यों हम एरिया की बात करते हैं, वो सभी चीजें हमारी समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर हमने ये वैल्यू लिखी कि इस चीज को अगर हमें कंपेयर करना है, तो अगर इसको हम थोड़ा सा इस फॉर्म में अरेंज करके लिख लें, इस r को अगर हम पहले ले लें r अपॉन सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू डी आर और 1 अपॉन 2 पाई इंटू डी फाई। ऐसे अगर आप लिख लें तो आपको ज्यादा आसानी होगी समझने में कि अगर आप इसको कंपेयर करें, तो एफ आर ऑफ आर इंटू डी आर, तो ये आपको दिख रही है चीज, इट इज एफ आर ऑफ आर इंटू डी आर, और ये वैल्यू एफ थीटा ऑफ फाई डी फाई, तो ये वैल्यू आपको दिख रही है एफ थीटा ऑफ फाई डी फाई। तो अगर आपने इस फॉर्म में लिख लिया, तो यहां से आप कंपेयर करके कह सकते थे कि हमारे पास दो डेंसिटीज हैं, दैट इज एफ आर ऑफ आर, इसकी वैल्यू है आर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, दैट इज आर अपॉन सिग्मा स्क्वायर, ये वैल्यू हमारे पास, इट इज, ये वैल्यू आ रही है हमारे पास, यस, ये हमारे पास वैल्यू कितनी है, आर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, आर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन सिग्मा स्क्वायर 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू, ये हमारे पास एक फंक्शन आ गया, ये हमने कंपेयर किया एफ आर ऑफ आर डी आर, तो ये हमारे पास एफ आर ऑफ आर की वैल्यू आ गई। और हम दूसरा देख रहे हैं कि एफ थीटा ऑफ फाई, रैंडम वेरिएबल थीटा है जिसकी वैल्यूज हम फाई के टर्म्स में लिख रहे हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 1 अपॉन 2 पाई। तो अब अगर हम इनकी रेंज देखें, ये ठीक है, ये हमारे पास दो डेंसिटी फंक्शंस आ गई, तो इनके लिए रेंज क्या होनी चाहिए, आप जो वैल्यूज असाइन कर रहे हैं रैंडम वेरिएबल को आर, ये आर क्या है, रेडियस है, तो रेडियस की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कर सकती है, या तो सर्कल बनेगा या तो सर्कल नहीं बनेगा, मतलब रेडियस की वैल्यू या तो 0 होगी या 0 से लेकर कितना भी बड़ा सर्कल बनेगा तो इन्फिनिटी तक वेरी कर सकती है वैल्यू। तो ये जो आप चीज लिखेंगे, ये सिर्फ किस रीजन में है, फॉर आर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, मतलब 0 से लेकर इन्फिनिटी तक वैल्यू हो सकती है। और ये जो आप लिख रहे हैं माइनस ये जो वैल्यू 1 अपॉन 2 पाई, तो ये जो एंगल है जिसको आपने डिफाइन किया फाई, आपने कहा एक सर्कल पर पॉइंट कहीं भी हो सकता है, एक्स एक्सिस से एंगल कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है, एक्स एक्सिस से या तो आप 0 डिग्रीज पर देखेंगे, मतलब एक्स एक्सिस पर ही आपका पॉइंट लाई करे, या मैक्सिमम 2 पाई एंगल आप मूव कर लेंगे पूरे सर्कल को कवर करने के लिए। तो इसलिए इस फाई की वैल्यू जो है, ये हमारा किसी भी 2 पाई रीजन में हम इसको वेरी कर सकते हैं। आप चाहे तो 0 से 2 पाई लिख लीजिए, चाहे तो आप माइनस पाई से पाई लिख लीजिए। तो यहां पर हमने लिखा ये हमारा वेरी कर रहा है फ्रॉम माइनस पाई से पाई तक। तो ये जो हमारे पास दो डेंसिटी फंक्शंस आए, जो दोनों डेंसिटी फंक्शंस हमारे पास कैसे आए, अगर हमने एक गॉसियन, दो रैंडम वेरिएबल्स लिए गॉसियन जो आपस में इंडिपेंडेंट थे, उनकी ज्वाइंट डेंसिटीज देखी हमने, तो उसी ज्वाइंट डेंसिटी को अगर हमने वापस ब्रेक किया तो उसको हम दो अलग तरह की डेंसिटी फंक्शंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इनमें से ये जो डेंसिटी फंक्शन है आपका, इस फंक्शन को हम नाम देते हैं, इट इज रेले डेंसिटी फंक्शन
और ये हमारा कहलाता है यूनिफॉर्म, इट इज यूनिफॉर्म डेंसिटी फंक्शंस। तो अब इन दोनों फंक्शंस को हम देखेंगे। तो एक बार आप फिर से रिकॉल कर लीजिए कि हमने क्या चीज अभी देखी, स्टडी की। तो आपने लिखा कि दो रैंडम वेरिएबल्स हैं एक्स और वाई, दोनों गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स हैं हमारे, और ये दोनों गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स के लिए मीन 0 है और वेरिएंस की वैल्यू कितना है, सिग्मा स्क्वायर है। तो उस केस में देखिए यहां से आप ये वैल्यू ऑलरेडी आप 2 यहां ले रहे हैं, ये वैल्यू आपने 2 यहां पर 1/2 पाई ली है, तो इसलिए यहां पर सिग्मा स्क्वायर ही रहेगा, और इसलिए यहां पर भी ये वैल्यू क्या रहेगी, r/सिग्मा स्क्वायर ही रहेगी। तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। तो ये हम रैंडम वेरिएबल्स लिया हमने एक्स और वाई, दोनों का हमने ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन जब डिफाइन किया दोनों के मल्टीप्लीकेशन से, क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट थे तो दोनों के डेंसिटी फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर लिया, ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन मिला। तो आपको ये वैल्यू मिली f(x(y) ऑफ xy, ये वैल्यू किसके बराबर थी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1/2 सिग्मा स्क्वायर e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, ऐसी वैल्यू मिली। फिर हमने ये डिस्कस किया कि क्या मतलब है इस, अगर हम यहां पर कोई प्रोबेबिलिटी हम डिफाइन करना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x की वैल्यू x से x प्लस dx के बीच हो और y की वैल्यू y से d प्लस y प्लस dy के बीच हो, तो आपने ये प्रोबेबिलिटी लिखी f(x(y) ऑफ xy इंटू dx dy। तो हमने यहां से ये देखा कि ये चीज क्या बताती है, तो ये आपका सरफेस बन रहा है। जब आप x को x से x प्लस dx और y को y से y प्लस dy वैरी करते हैं तो ये सरफेस आपका बनता है। तो इस रीजन में x और y की वैल्यूज हों, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें इस वॉल्यूम से मिलती है। जो वॉल्यूम कैसे मिलेगा, अगर आप यहां से ऊपर और जो आपका डेंसिटी फंक्शन है उससे नीचे के अगर रीजन देखेंगे तो उसमें जो वॉल्यूम है वही हमारा क्या है, प्रोबेबिलिटी को बताता है। तो अब जैसे ये आप x और y की वैल्यूज को अगर कंसीडर कर रहे हैं तो ये सरफेस बन रहा है। अगर हम x और y को कॉमनली, अगर हम उसके मैग्नीट्यूड को जो x और y से मिलकर बन रहा है, अगर हम उसको r डिफाइन कर दें, तो जब x की वैल्यू x से x प्लस dx और y की वैल्यू y से y प्लस dy वेरी करेगी, तो उस r की वैल्यू हमने कहा कि r से r प्लस dr वेरी करेगी। और उसके साथ साथ जैसे ये जो रीजन बन रहा है आपका एरिया, तो आपने ये देखा, इसलिए हम इस एरिया को ही डिफाइन कर रहे हैं। जो हमारा dx dy था उसी को जब आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में लिखा तो इसी एरिया को हम किस फॉर्म में डिफाइन कर रहे हैं कि इस एरिया पर r की वैल्यू r से r प्लस dr वेरी कर रही है और फाई की वैल्यू फाई से फाई प्लस dy d वेरी कर रही है। तो इसलिए हमने लिखा कि जो हमारा ये डेंसिटी फंक्शन था, इसको अगर हम r के फॉर्म में लिखते तो उसको हम ऐसा लिख सकते थे। अब इस डेंसिटी फंक्शन को लेकर अगर हमें ये प्रोबेबिलिटी देखनी होती तो हम लिखते ये डेंसिटी फंक्शन इनटू dx dy। तो फिर हमने देखा कि वही प्रोबेबिलिटी को हम अब क्या कह सकते हैं कि ये रेडियस r की वैल्यू r से r प्लस dr और थीटा की वैल्यू फाई से फाई प्लस डी फाई के बीच की ही प्रोबेबिलिटी है। तो आपने उसमें r को लिख लिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, और जो dx dy आ रहा था वो आप जानते हैं कि जब आप उसको सिलेंड्रिकल में कन्वर्ट करते हैं तो dx dy मतलब z डायरेक्शन का जो सरफेस होता है वो z डायरेक्शन का सरफेस क्या मिलेगा आपको, r dr इंटू डी फाई। तो ये वैल्यू हमने लिख ली। अब यहां से हमने देखा कि ये चीज हमारी क्या डिफाइन कर रही है, प्रोबेबिलिटी r और थीटा की हमें प्रोबेबिलिटीज डिफाइन कर रही है। तो ये चीज होना क्या चाहिए, डेफिनेशन से इनका जो भी ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन होगा उसके साथ मल्टीप्लीकेशन dr और डी फाई का। तो आपने इसको कंपेयर किया, जो ये रिजल्ट आपके पास आया था, तो यहां से आपने देखा कि fr ऑफ r dr की वैल्यू कितनी है और f थीटा ऑफ फाई d थीटा की डी फाई की वैल्यू कितनी है। तो यहां से देखकर आपने दो अलग अलग डेंसिटीज फंक्शन को डिफाइन किया और आपने कहा कि ये जो दोनों डेंसिटी फंक्शंस हैं, क्योंकि ये गॉसियन से इवैल्यूएट किए हमने, तो ये हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये फंक्शंस। और इसी में से एक फंक्शन को हम नाम दे रहे हैं रेले रैंडम वेरिएबल या रेले डिस्ट्रीब्यूशन या उसके लिए रेले डेंसिटी फंक्शन, और ये दूसरा जो हमारा मिला है इसको हमने नाम दिया यूनिफॉर्म। तो इन दोनों को ही हम पहले भी देख चुके थे। तो फिर से अब अगर हम रेले पर अगर फोकस करें थोड़ा कि रेले डेंसिटी फंक्शन जो आपको मिले हैं इसके लिए स्टैटिस्टिकल एवरेजेस क्या हैं इसके, तो एक बार वो देख लेते हैं, फिर हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का देख लेंगे, फिर उसके बाद हम आगे इसमें डिस्कस करेंगे फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के बारे में। तो नेक्स्ट अगर हम देखें रेले डिस्ट्रीब्यूशन को, तो आपने रेले डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिखा रेले डिस्ट्रीब्यूशन या हम रेले डेंसिटी फंक्शन लिख लेते हैं, डेंसिटी फंक्शन। तो ये हमें मिला है एफ आर ऑफ आर, हमने नाम दे दिया अपनी ईज के लिए। तो ये वैल्यू थी r अपॉन सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर। लेकिन आपने कंडीशन डिफाइन की थी कि ये r रेडियस है तो ये कभी भी 0 से छोटा नहीं हो सकता, मतलब r ग्रेटर देन 0 के लिए ही हमारी ये चीज एग्जिस्ट करेगी, एंड इट इज 0 फॉर r लेस देन 0। तो ये आपके लिए रेले डेंसिटी फंक्शन है। अब अगर डेंसिटी फंक्शन पता है तो इसको यूज करके स्टैटिस्टिकल एवरेजेस निकालना वो आपके लिए बिल्कुल इजी है। अगर हम फर्स्ट देखें मीन, जिसको आपने कहा अगर
आर की एवरेज वैल्यू या एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ आर, या फिर अगर हम नाम दे दें म्यू आर, तो ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, इंटीग्रेशन, क्योंकि ये पीडीएफ आपका सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी एग्जिस्ट करेगा, तो हमें अगर एक्सपेक्टेड वैल्यू देखनी है तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लिखना था, इनटू आर, जो भी इस रैंडम वेरिएबल की वैल्यू आप असाइन कर रहे हैं, मतलब स्मॉल आर, इनटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, जैसे आप लिखते हैं। तो यहाँ पर हमने लिमिट्स को माइनस इन्फिनिटी से नहीं लेकर सिर्फ 0 टू इन्फिनिटी लिखा। उस बीच में आप पहले क्या लिखते हैं, आर, जिसका मीन आपको अगर फर्स्ट मोमेंट फाइंड करना है तो आर टू द पावर 1 इनटू ये आपका डेंसिटी फंक्शन दैट इज आर अपॉन सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर, और इसको आपने डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। ठीक है ये चीज। तो अगर आप यहां से देखें ये वैल्यू भी आपकी क्या है, आर स्क्वायर है। तो इस टाइप के फंक्शंस को आप सॉल्व करने के लिए जानते हैं कि हम यूज करते हैं गामा फंक्शंस, जिसका नॉर्मल फॉर्म क्या है गामा फंक्शन का, गामा ऑफ एन इज 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर एन माइनस 1 डी लैम्डा। अगर ऐसा होगा, लैम्डा की जो पावर की वैल्यू आएगी उससे आप डिसाइड करते हैं गामा ऑफ क्या लिखेंगे इसको। तो अगर यह पावर एन माइनस 1 है तो ये वैल्यू गामा ऑफ एन के बराबर होती है। तो अगर हम देखें तो ई टू द पावर माइनस लैम्डा आना चाहिए। तो इसलिए हमेशा आप क्या करते हैं, जो भी एक्सपोनेंशियल में है उस पूरी चीज को माइनस लैम्डा बनाने के लिए जो भी चीज है माइनस को छोड़कर इसको आपने मान लिया अगर लैम्डा, तो यहां से क्या वैल्यू आ गई, अगर आपने मान लिया कि लेट आर स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इज लैम्डा। हम ये पहले भी कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। तो यहां से हम जानते हैं कि यहां से हम लिख सकते हैं 2r अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इज डी लैम्डा बाई डी आर। सो वी कैन राइट r इंटू डी आर, या तो आप ऐसे डिफाइन कर लें या फिर आप देख लें अगर कि हमारे पास डी आर की जो वैल्यू आएगी दैट इज डी लैम्डा अपॉन डी आर इज इक्वल्स टू, ये 2 और 2 कैंसल्ड है, तो सिग्मा स्क्वायर डी लैम्डा अपॉन आर, ये हमारी वैल्यू है। और अगर आप यहां से r की वैल्यू देखें, इसको r को आप और क्या लिख सकते थे, अंडर रूट ऑफ 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू लैम्डा भी लिख सकते थे। तो ये वैल्यू आपने अगर पुट की सिग्मा स्क्वायर डी लैम्डा अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 सिग्मा स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आ गई। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पर, जब हम r की लिमिट्स चेंज करेंगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, तो हम देख चुके हैं कि यहाँ पर अगर आप r की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो लैम्डा भी 0 मिलेगा, और जब हम इन्फिनिटी पुट करेंगे तो लैम्डा भी इन्फिनिटी मिलेगा। मतलब इस समेशन, इस एक्सप्रेशन को अब आप लिख सकते थे एक्सपेक्टेड वैल्यू इज इक्वल्स टू, इंटीग्रेशन की लिमिट्स वही रहेंगी 0 टू इन्फिनिटी, ये टर्म है आपका आर स्क्वायर। तो या तो आप ऐसे लिखें, इसको आपने आर स्क्वायर लिख लिया पहले, या फिर आप, ठीक है, इसको पहले हम आर स्क्वायर ही लिख लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यू है आर स्क्वायर इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा। अभी हम ये आर की वैल्यू पुट कर लेंगे, यहां पर भी कर सकते थे, आगे पुट कर लेंगे। ये डिवाइडेड बाई सिग्मा स्क्वायर है इनटू हमारे पास यहां जो वैल्यू आई थी, इस चीज को हम ये फॉर्म अभी पहले पुट कर लेते हैं। तो यहां से हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, डी आर की सिग्मा स्क्वायर डी लैम्डा अपॉन आर। ये हमने इसलिए लिख लिया अभी आर के फॉर्म में कि एक हमें दिख रहा है कि एक आर का पावर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास एक आर का टर्म आ रहा है, तो उस आर की वैल्यू को हम यहां से पुट कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू क्या आ गई, ये सिग्मा स्क्वायर और ये सिग्मा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे, हम लैम्डा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन ले रहे हैं। तो यहां से हमारे पास अब वैल्यू है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी आर का एक पावर बचा, आर की जगह हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू लैम्डा। ठीक है, ये आर की वैल्यू आ गई अंडर रूट 2 सिग्मा स्क्वायर लैम्डा इंटू ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू डी लैम्डा। ठीक है, ये सभी चीजें आ गई। तो अब अगर हम देखें तो ये 2 सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट, ये तो हमारे लिए कांस्टेंट वैल्यू है, तो इसको हम बाहर कर सकते हैं। तो ये अगर हमने इसको बाहर कर लिया तो ये हमारे पास मीन की जो वैल्यू आ रही है दैट इज अंडर रूट 2 सिग्मा स्क्वायर, ये हमारी बाहर है। अब यहां से अगर आप देखें तो इसको क्या लिख सकते थे आप, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इस टर्म को पहले लिख लेते हैं ई टू द पावर माइनस लैम्डा। यहां पर क्या है पावर, लैम्डा टू द पावर 1/2 है। इस लैम्डा टू द पावर 1/2 को क्या लिख सकते हैं आप, लैम्डा टू द पावर 3/2 माइनस 1 लिख सकते हैं इनटू डी लैम्डा। तो अब अगर इस फॉर्म में आ गए आपके पास इक्वेशन 0 टू इन्फिनिटी, ये भी चीज दिख रही है आपको, ई टू द पावर माइनस लैम्डा भी है, तो बस इसको कंपेयर कीजिए। तो यहां पर n की क्या वैल्यू मिली आपको, 3/2 वैल्यू मिली। तो देयरफॉर इस चीज को हम क्या कह सकते हैं, इट इज गामा ऑफ 3/2। और गामा ऑफ 3/2 मतलब अगर आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया गामा ऑफ 1/2 + 1, तो ये हमारा गामा ऑफ n+1 है। और आप जानते हैं गामा ऑफ n+1 इज n इंटू गामा m, दैट इज 1/2 इंटू गामा n, दैट इज व्हाट, गामा 1/2।
और आपको ये भी पता है कि गामा 1/2 की वैल्यू अंडर रूट ऑफ पाई, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, अंडर रूट पाई बाई 2 आ गई। तो अगर आप ये वैल्यू यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दे तो फाइनली आपके पास इस रेले वेरी के लिए मीन की वैल्यू क्या आ गई, इट इज अंडर रूट 2 सिग्मा स्क्वायर इनटू अंडर रूट पाई डिवाइडेड बाई 2। तो ये 2 अंडर रूट में है, यहाँ पर आपके पास 2 है, मतलब आप नीचे आपके पास अंडर रूट 2 का टर्म बचेगा, ये पाई में भी अंडर रूट है, और यहाँ सिग्मा स्क्वायर का अंडर रूट आप स्क्वायर रूट आप सिग्मा बाहर ले सकते हैं, तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई, सिग्मा अंडर रूट ऑफ पाई बाई 2। तो ये हमने फाइंड किया रेले डेंसिटी के लिए मीन। अगर आपके पास कोई रेले डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडम वेरिएबल है तो उसके लिए ये हमारे पास मीन की वैल्यू आ गई। अब जैसे आपने मीन फाइंड किया है, सेम यही गामा फंक्शंस के एप्लीकेशन से आप फाइंड करेंगे मीन स्क्वायर वैल्यू, और फिर वहां से आपको वैल्यू मिलेगी इसके वेरिएंस की, दैट इज सिग्मा स्क्वायर एक्स माइनस म्यू के होल स्क्वायर की। तो उन चीजों को हम फाइंड करते हैं, फिर ये चीजें आप यूनिफॉर्म के केस में देखेंगे। तो प्रैक्टिस करना है आपको। अब छोटे छोटे जो भी क्वेश्चंस आपके गेट के जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, जो रैंडम वेरिएबल के अभी तक के कॉन्सेप्ट्स पर हैं, मतलब मीन वेरिएंस इन सब पर हों, या गॉसियन रैंडम वेरिएबल के पीडीएफ के एनालिसिस पर हों, तो वो सारे क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप सॉल्व करेंगे, कमेंट सेक्शन में ही बताएंगे किस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं, क्योंकि अभी हम चाहते हैं थोड़ा थ्योरी पोर्शन हम कंप्लीट करें, क्योंकि अभी आप देख रहे हैं यही रैंडम वेरिएबल्स के लिए ही हम 2 आवर्स के भी अगर लेक्चर्स अपलोड कर रहे हैं तो भी हमारा टॉपिक जिस स्पीड से होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं, बहुत फास्ट नहीं चल सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट अगर हम देखें, मीन स्क्वायर वैल्यू, मतलब आप अगर आर स्क्वायर वैल्यू का मीन ले रहे हैं, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ आर स्क्वायर, क्या वैल्यू होगी, फिर से आपका डेंसिटी फंक्शन क्योंकि सिर्फ 0 से इन्फिनिटी के बीच में ही है, तो हमने यही वैल्यू लिखी, आर स्क्वायर इंटू जो भी आपका रेले डेंसिटी फंक्शन है, तो उसकी वैल्यू आपने लिखी आर अपॉन सिग्मा स्क्वायर ई टू द पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर डी आर। फिर से आपको ये इंटीग्रल फाइंड करना है। सेम रिप्लेसमेंट कीजिए, आपने मान लिया कि लेट, क्योंकि आपको इसी गामा फंक्शन के फॉर्म में लाना है, मतलब ई टू द पावर माइनस लैम्डा होना चाहिए, तो इस चीज को अगर आपने फिर से पुट किया आर स्क्वायर अपॉन 2 सिग्मा स्क्वायर इज लैम्डा, तो यहां से हमें ये चीज दिख गई थी कि डी, अगर यहां से आप यहां डिफाइन किया जैसे आपने, ये आपके पास क्या वैल्यू आई थी, आर अपॉन सिग्मा स्क्वायर डी लैम्डा अपॉन डी आर। तो यहां से अगर आप आर इंटू डी आर की वैल्यू डिफाइन कर लेते तो सिग्मा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा ये वैल्यू होती। तो हमने लिख लिया यहां से कि अगर आप डिफाइन कर लें आर इंटू डी आर, तो ये वैल्यू सिग्मा स्क्वायर डी लैम्डा के बराबर होगी। फिर हमने देख लिया कि ये जो वैल्यूज हैं, जब लैम्डा की वैल्यू, आर की वैल्यू 0 होगी तो लैम्डा भी 0 होगा, आर की वैल्यू इन्फिनिटी के लिए लैम्डा भी इन्फिनिटी। तो हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, ये आर इंटू डी आर को हम अलग लिख लेंगे, और ये हमारे पास आर स्क्वायर है, तो आर स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम, लैम्डा इंटू 2 सिग्मा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो अभी हम पहले इस आर स्क्वायर की वैल्यू को हम लिख रहे हैं, हमने इसको लिखा लैम्डा इंटू 2 सिग्मा स्क्वायर इंटू, ये आर को छोड़ दीजिए, ये आपके पास वैल्यू है अपॉन ये सिग्मा स्क्वायर इंटू, इस टर्म को क्या लिख सकते हैं हम, ई टू द पावर माइनस लैम्डा इंटू, अब ये हम अगर आर और डी आर इनके कॉम्बिनेशन को अगर हमने क्या लिख लिया, सिग्मा स्क्वायर इंटू डी लैम्डा। तो ये अब देखिए क्या चीज आ रही है आपके पास, ये सिग्मा स्क्वायर कैंसल्ड। अब यहां से आपके पास जो टर्म है दैट इज 2 सिग्मा स्क्वायर कांस्टेंट, इसको आप बाहर रख सकते हैं। इंटीग्रेशन है आपका फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, आपके पास वैल्यू क्या है, ई टू द पावर, इसको हम पहले लिख लिया अगर हमने, माइनस लैम्डा इंटू लैम्डा टू द पावर 1 है, उसको कंपेयर कर सकें तो अगर हम उसको इस फॉर्म में लिख लें, लैम्डा टू द पावर 2 माइनस 1 इंटू डी लैम्डा, ये आपके पास वैल्यू आ गई। अब आपने इसको कंपेयर किया तो आप कह सकते हैं कि ये जो हमारा इंटीग्रल है ये हमें किसकी वैल्यू दे रहा है, गामा ऑफ व्हाट, ई टू द पावर माइनस लैम्डा, लैम्डा टू द पावर एन माइनस 1, मतलब ये गामा ऑफ 2 की वैल्यू है। और आप जानते हैं इंटीजर्स नंबर्स के लिए गामा ऑफ n प्लस 1 इज फैक्टोरियल n, मतलब ये वैल्यू गामा ऑफ 1 प्लस 1 है, तो ये वैल्यू फैक्टोरियल 1 के बराबर होगी, मतलब 1 के बराबर होगी। तो ये वैल्यू कितनी है हमारी, इट इज 1। तो नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आई
एक्सपेक्टेशन फंक्शन आपने फाइंड किया अगर आर स्क्वायर का, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई मीन स्क्वायर वैल्यू दैट इज 2 सिग्मा स्क्वायर। तो अब अगर आपको मीन स्क्वायर पता चल गया, आपको अगर मीन पता है, तो यहां से आप वेरिएंस कैसे लिख सकते थे? थर्ड अगर आप देखें वेरिएंस, तो वेरिएंस दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ आर माइनस आर कॉम्प्लीमेंट, जो भी इसका आपने मीन लिया है, तो एक्स माइनस म्यू का होल स्क्वायर जैसे आप लिखते हैं, जिसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? सेकेंड मोमेंट माइनस मीन की स्क्वायर वैल्यू, मतलब जो भी आर एवरेज आपने फाइंड किया है इसका स्क्वायर। तो ये वैल्यू है आपके पास 2 सिग्मा स्क्वायर माइनस मीन आपने फाइंड किया था दैट इज सिग्मा इंटू अंडर रूट पाई बाई 2, तो ये वैल्यू क्या होगी? सिग्मा स्क्वायर इंटू पाई बाई 2। तो अगर आप देखें तो ये वैल्यू कितनी आ रही है? ये वैल्यू हमारे पास 4 सिग्मा स्क्वायर माइनस सिग्मा स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाई 2। तो आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं दैट इज सिग्मा स्क्वायर अगर आप कॉमन कर लें तो 4 माइनस पाई अपॉन 2। तो ये हमारी वेरिएंस की वैल्यू है, वेरिएंस ऑफ रैंडम वेरिएबल आर दैट इज अ रेले डेंसिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करता हुआ जो वेरिएबल है। तो ये हमने मीन, वेरिएंस और मीन स्क्वायर वैल्यूज देखी इन केस ऑफ जो आपका फंक्शन था रेले। ऐसे ही आपने कहा कि अगर दो गॉसियन रैंडम वेरिएबल्स का जॉइंट पीडीएफ हम लें, तो उसको जो हम जिन दो अलग पीडीएफ्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसमें से एक को हमने नाम दिया है रेले और दूसरे को आपने क्या नाम दिया? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकंड जो हमारा है दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, उसी का जो सेकंड पार्ट आपको मिला यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी हम देख चुके हैं, या यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो इसको हमने कैसे देखा था? अगर आपके पास कोई यूनिफॉर्म रैंडम वेरिएबल जिसको आप नाम दिया, तो उसके लिए एफ एक्स ऑफ एक्स, ये हमारा किसी पर्टिकुलर रीजन में कांस्टेंट वैल्यू अगर इसके पास है, इस ऐसे पीडीएफ को आपने नाम दिया था यूनिफॉर्म पीडीएफ। ये वैल्यू अगर एक्स, ये वैल्यू अगर ए और बी के फॉर्म में आपने लिखी है, और क्योंकि एवरेज हमेशा जो एरिया होना चाहिए पीडीएफ के अंदर का वो 1 होना चाहिए, इसलिए अगर ये रेक्टेंगल है और इसकी अगर विड्थ ए टू बी मतलब बी माइनस ए है, तो इसकी हाइट आपने कितनी लिखी? 1 अपॉन बी माइनस ए, जिसके लिए एरिया हमें 1 मिल जाए। तो ये सिंपली आपने डिफाइन किया इस फंक्शन को, पीडीएफ एफ एक्स ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन बी माइनस ए, बट ओनली इन बिटवीन जब आपके x की वैल्यू a से लेकर b के बीच हो, और इसकी वैल्यू क्या लिखी आपने? 0 अदरवाइज। इसके लिए आपने लिखा इट विल बी 0 अदरवाइज। फिर आपने ये भी देख लिया था कि अगर हम इसी चीज को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें CDF मिलेगा। तो इसलिए CDF जो हमारा नेचर आएगा, क्योंकि CDF हमारी 0 से 1 के बीच में ही वैल्यू इंक्रीज होगी, तो ये आपने इसका जब डिफरेंशिएशन प्लॉट किया तो a से लेकर b के बीच में वैल्यू 0 से 1 चेंज हुई, 1 ये a का पॉइंट, ये b का पॉइंट, और b के बाद b से लेकर ये वैल्यू 1 पर कांस्टेंट हो गई। आपने इसको डिफाइन किया CDF एफ एक्स ऑफ एक्स। तो ये यूनिफॉर्म CDF आपको वैल्यू दिख रहा है, कांस्टेंट रेट से प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो रही है जैसे जैसे आप x के रिस्पेक्ट में आगे जा रहे हैं। तो ये रेट कांस्टेंट है, रेट डिपेंड करता है स्लोप पर। ये स्लोप की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फास्ट रेट से चेंज हो सकता है, स्लो चेंज हो सकता है, लेकिन जो रेट होगा वो क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा। इसलिए जब आप इसको डिफरेंशिएट किया है आपने, तो आपके पास ये जो वैल्यू आई है, ये आपके पास वैल्यू आ रही है दैट इज ये वैल्यू। आपने इसका इंटीग्रेशन लिया तो आपको ये एफ एक्स ऑफ एक्स मिला, ठीक है। तो अगर हम यहां पर इसको भी आपने डिफाइन किया था कि अगर आप एफ एक्स ऑफ एक्स को लिखें, तो एफ एक्स ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होगी अगर आप x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू b ले लेंगे। ये वैल्यू x माइनस ए अपॉन बी माइनस ए होगी अगर आप a से लेकर x की वैल्यू b से छोटी अगर आप देखें कुछ भी वैल्यू, तो आप इस एक्सप्रेशन को फॉलो कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू 0 होगी अगर आप a से भी छोटी वैल्यू के लिए देखते हैं, तो आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी इंक्लूड नहीं होगी। उस केस में ये रेंज क्या होगी? वैल्यू इसकी 0 होगी। तो फिर से अगर इस फंक्शन के लिए अगर आप सिंपली देखें मीन और वेरिएंस, तो यहां पर मीन की वैल्यू क्या आती? मीन दैट इज x एवरेज और एक्सपेक्टेशन ऑफ x, ये वैल्यू हमने लिखा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। फर्स्ट मोमेंट देख रहे हैं हम, तो x इनटू इसका पीडीएफ कितना है इसका? 1 अपॉन बी माइनस ए। लेकिन ये 1 अपॉन बी माइनस ए अगर हम यहाँ लिखेंगे तो हम ये लिमिट्स माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी नहीं रख सकते, क्योंकि ये 1 अपॉन बी माइनस ए सिर्फ किसके लिए है? x की वैल्यू a से b के बीच में। तो इसलिए हम इस लिमिट को पुट करके चेंज करके हमने लिख दिया a टू b। ये वैल्यू कितनी आ गई? इंटू डी एक्स। मतलब ये तो कांस्टेंट है 1 अपॉन बी माइनस ए, ये कांस्टेंट आपने बाहर किया 1 अपॉन बी माइनस ए, और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, उस 2 को भी आप अगर बाहर लिख लें तो आपके पास एक्स स्क्वायर है और लिमिट्स आपको पुट करनी है a टू b। तो b पुट किया तो x की जगह आपने b पुट किया, तो एक्स स्क्वायर इज बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको ये भी समझ में आ रहा है ये
b माइनस ए इंटू बी प्लस ए लिख सकते हैं। b माइनस ए का टर्म कैंसिल हो जाएगा तो क्या वैल्यू आ गई, ये b प्लस ए बाई 2 आ गई। तो मीन अगर हम देखें तो मीन की वैल्यू जो भी इन दोनों के बीच का जो पॉइंट है यही हमारा इस केस में मीन को डिफाइन करता है। ये जो पॉइंट आएगा आपका a प्लस बी बाई 2। नेक्स्ट अगर हम देखें इसके लिए वेरिएंस, तो वेरिएंस देखने के लिए पहले अगर हम देख लें मीन स्क्वायर वैल्यू, तो मीन स्क्वायर लिखा आपने, दैट इज एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज, अब आप फिर से आप यहीं पर लिमिट्स लिख लेंगे a टू b, क्योंकि आपका डेंसिटी फंक्शन इसके बाहर 0 है। इस बीच में एक्स स्क्वायर को आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू 1/b माइनस ए इंटू डी एक्स। फिर से ये कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, मतलब आप इस चीज को और क्या लिख सकते थे, दैट इज 1/3 टाइम्स b माइनस ए, ये कॉमन है। और आपने यहां पर जब वैल्यूज पुट की एक्स क्यूब में, एक बार आपने b पुट किया तो वैल्यू मिली b क्यूब, माइनस जब आपने एक बार a पुट किया तो वैल्यू मिली आपको a क्यूब। तो ये b क्यूब माइनस ए क्यूब अपॉन b माइनस ए, इसको थोड़ा आप चाहें तो ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। b क्यूब माइनस ए क्यूब को जैसे आप a क्यूब माइनस b क्यूब के लिए नॉर्मली हमें याद रहता है कि a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो वैसे ही ये b माइनस ए का क्यूब है तो इसको आप b माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई ये 3 टाइम्स b माइनस ए, तो ये वैल्यू हमारी कैंसिल होकर क्या मिल गई, बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, ये हमारे लिए क्या आ गया, मीन स्क्वायर वैल्यू आ गई। तो अब अगर हम देखें नेक्स्ट वेरिएंस, तो वेरिएंस की वैल्यू दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स होल स्क्वायर, तो ये वैल्यू लिखी आपने, दैट इज बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 माइनस मीन का स्क्वायर, मीन की वैल्यू क्या है b प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, तो इसका स्क्वायर क्या मिला आपको, b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर दैट इज 4। आप इसको अगर कैलकुलेट करें तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 4b स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 6ab माइनस 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो यहां से अगर हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यूज हैं 4b स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर इज b स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर इज a स्क्वायर और 4ab माइनस 6ab दैट इज माइनस 2ab डिवाइडेड बाई 12। तो ये हमें बेसिक फॉर्मूला मिल रहा है b माइनस a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। अच्छा, यहां पर आप अगर देखें ये वैल्यू जो हमें मिल रही है दैट इज ये प्लस 4ab है और ये वैल्यू हमारी माइनस 6ab, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास b माइनस ए होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको वैसे पता है कि जो वैल्यू b है वो आपकी ग्रेटर देन a है, तो हमेशा आप b माइनस ए ही लिखेंगे। a माइनस बी भी अगर लिखते तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप स्क्वायर ले रहे हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से देखकर नहीं समझना कि इसको हम b माइनस ए का ही होल स्क्वायर क्यों लिख रहे हैं, आप अगर उल्टा भी लिखते तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमने वेरिएंस देख लिया, मीन देख लिया। तो इसके बाद जैसे आप एक बस कॉन्सेप्ट इसमें और देख लीजिए, फिर इसके बाद हम शुरू करेंगे अपना टॉपिक दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो उसमें चलने से पहले जैसे ये जो हम मीन और वेरिएंसेस की बात कर रहे हैं, अगर ये हमारे पास कोई एक रैंडम वेरिएबल ऐसा होता जो 2 रैंडम वेरिएबल्स का फंक्शन होता, और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या हो सकता है, अगर 2 रैंडम वेरिएबल्स के सम से हमें कोई तीसरा रैंडम वेरिएबल अगर मिल रहा है, तो उस रैंडम वेरिएबल के लिए अगर हमें देखनी है यही वैल्यूज मीन स्क्वायर और वेरिएंसेस की वैल्यूज, मीन की वैल्यूज, तो कैसे हम फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट हम डिस्कस कर रहे हैं अब मीन एंड वेरिएंस ऑफ सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। ठीक है, तो नेक्स्ट लिया हमने, अभी हमने ट्रांसफॉर्मेशन शुरू नहीं किया, अब हमने फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स शुरू नहीं किया, बस हम एक इंट्रोडक्शन के लिए बस हम यहां पर ले रहे हैं, दैट इज मीन एंड वेरिएंस ऑफ सम ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। तो अगर हमने एक डिफाइन किया रैंडम वेरिएबल x z दैट इज x प्लस वाई, जहां पर x y z तीनों ही रैंडम वेरिएबल्स हैं आपके, x में जो वैल्यूज होंगी, हम कहें कि अगर हम इसको वैल्यूज रियल वैल्यूज असाइन कर रहे हैं x, इसको आपने असाइन किया y, इसके लिए वैल्यूज आप जो असाइन करेंगे z, जिसकी वैल्यू x प्लस वाई के बराबर होगी, ठीक है। तो अगर आप इस फंक्शन के लिए अगर आप मीन देखते, मतलब अगर आपको मीन चाहिए तो क्या लिखेंगे आप, इस z का जो भी
डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन या डेंसिटी फंक्शन होगा। तो अब ये दो रैंडम वेरिएबल से अगर मिल रहा है आपको, तो इसके लिए आप जॉइंट डेंसिटी फंक्शन की बात करेंगे। मतलब अगर हमें यहां पर देखना होता कि मीन ऑफ z दैट इज इक्वल्स टू z कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और z एवरेज एंड z एवरेज मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ x, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ z। तो z की एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, z की वैल्यू क्या है, x प्लस वाई है। तो जब आप किसी भी एक्सपेक्टेशन फंक्शन को देखते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x क्या लिखते हैं आप, कैपिटल X इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इंटू एफ एक्स ऑफ x dx। मतलब यहां जो रैंडम वेरिएबल लिया आपने उसकी वैल्यूज क्या हो सकती है, वो यहां पर आपने x लिखा और उसके साथ उसके होने की प्रोबेबिलिटी आपने लिखी। तो ऐसे ही अगर आप यहां लिखेंगे एक्सपेक्टेशन फंक्शन ऑफ z, तो ये वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन फ्रॉम, अब क्योंकि ये दो रैंडम वेरिएबल से मिल रहा है आपको, तो आपको दोनों के लिए कंडीशन देखनी पड़ेगी। तो ये आपने लिखा y के लिए वैल्यू फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ऐसे ही x के लिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। अब ये जो वैल्यू होगी z की वैल्यू, z की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, x प्लस वाई। तो आपने यहां लिखा x प्लस वाई, इनका जो ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन है, अगर आप उस डेंसिटी फंक्शन को लिख रहे हैं एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई, यही लिखा हमने हमेशा। तो अगर आप इसके लिए देखें ये वैल्यू, तो अगर हम ये x प्लस वाई है तो उसको हम दो फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। एक बार आपने x के साथ ये पूरी चीज लिख ली, दैट इज x इंटू एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, एंड प्लस फिर से आपने यही चीज लिखी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी y के साथ एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। तो यहां से अगर आप देखें तो हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं कि ये जो चीज हमें मिलती है, इसको अगर आपने x को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट किया, मतलब आपको सिर्फ x से कंसर्न है, y की वैल्यू कुछ भी हो, तो x के साथ सबके आप मल्टीप्लिकेशन को अगर देख रहे हैं तो ये चीज आपको इंडिविजुअली, ये चीज आपको क्या देगी, एवरेज वैल्यू ऑफ x, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x, जिसको आप कहें म्यू x। ये हमारा क्या है, म्यू x है, x की एवरेज वैल्यू। ऐसे ही ये टर्म आपको क्या देता है, ये टर्म आपको एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ y देगा, दैट इज म्यू y। तो इस कंसिडरेशन में अगर हम इस चीज को अगर मान रहे हैं कि इट इज इक्वल्स टू से म्यू z, कि हम z रैंडम वेरिएबल के मीन को अगर देख रहे हैं, तो ये म्यू z की जो हमें वैल्यू मिल रही है वो कैसी मिल रही है, म्यू x प्लस म्यू y। तो आप लिख सकते हैं कि म्यू z इज इक्वल्स टू म्यू x प्लस म्यू y। मतलब ये आपका क्या बताता है कि मीन ऑफ सम ऑफ रैंडम वेरिएबल इज सम ऑफ मीन्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो मीन का सम का मीन, दोनों वैल्यू सेम होंगी। ये हम अभी एक रैंडम वेरिएबल के लिए देखें, दो रैंडम वेरिएबल्स के लिए देखें, तो कितने भी हमारे पास इस चीज को आप जनरल केस में लिख सकते हैं कि अगर आपका कोई जितने नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल्स के सम से आपको रैंडम वेरिएबल मिला है, तो उस ओवरऑल रैंडम वेरिएबल का मीन भी आपको इंडिविजुअल्स मीन के सम से मिल जाएगा। और इसके साथ क्या इंपॉर्टेंट है कि यहां पर हमने कोई कंडीशन अभी तक स्पेसिफाई नहीं की कि रैंडम वेरिएबल्स हमारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। तो मतलब यहां पर क्या है कि x एंड y मे और मे नॉट बी इंडिपेंडेंट। ये दोनों इंडिपेंडेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ये दोनों ही केसेस में हमारा होल्ड करेगा ये रिलेशन। इंडिपेंडेंट हो तो भी ये करेक्ट है, नहीं है तो भी ये करेक्ट है। तो अब अगर आपको मीन स्क्वायर वैल्यू देखनी है, तो वहां पर टू फाइंड मीन स्क्वायर वैल्यू, तो यहां पर हम एजम्पशन लेंगे मीन स्क्वायर वैल्यू के लिए, जिसको आप कहते हैं सेकंड मोमेंट। हम यहां मान रहे हैं कि टेकिंग x एंड y टू बी इंडिपेंडेंट। अब यहां पर हमने इंडिपेंडेंट डिफाइन कर दिया। इंडिपेंडेंट डिफाइन करने से क्या सिग्निफिकेंस हुआ, क्यों हमने डिफाइन किया, क्योंकि अगर ये इंडिपेंडेंट है तो उस केस में एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई, ये जो हम ज्वाइंट डेंसिटी फंक्शन हम लिख रहे हैं दोनों का, उस केस में इसको हम ब्रेक करके लिख सकते हैं एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई। तो इसलिए हमने इसको क्या किया, हमने पहले ही बता दिया कि ये जो रैंडम वेरिएबल्स हैं हमारे, ये कैसे हैं, अगर ये हमारे इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल्स हैं, तो उस केस में अब यहां से अगर आप देखें कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर की एक्सपेक्टेड वैल्यू, जिसको आपने कहा मीन स्क्वायर वैल्यू, दैट इज एवरेज ऑफ जेड स्क्वायर, एवरेज वैल्यू ऑफ जेड स्क्वायर, तो ये वैल्यू क्या होगी हमारी,
इंटीग्रेशन फ्रॉम हम वैसे लिखते माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फिर ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। हम यहाँ पर लिखते जो भी आप वैल्यू ले रहे हैं रैंडम वेरिएबल z की, वो रैंडम वेरिएबल z की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई, स्मॉल x प्लस स्मॉल y, वो वैल्यू ले सकता है। तो उसका क्या लेना है आपको, स्क्वायर। तो यहाँ पर आपने लिखा x प्लस वाई होल स्क्वायर इंटू एफ एक्स ऑफ वाई की जो वैल्यू है आपकी दैट इज एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई। अब यहां से हमने कहा कि इस चीज को हम ब्रेक करके क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई लिख सकते हैं। तो अब हम अगर इस रिलेशन को देखें, ये जो आपने लिखा है एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसको हम क्या लिख सकते थे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के सिंपल फॉर्मूले से आप अगर इसको ओपन कर देते तो यहां से रिजल्ट आ जाता आपके पास। तो देखिए ये चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर ये चीज मैं यहां पर नहीं कर रहा हूं तो ये फिर बिल्कुल मिसिंग हो जाएगा, क्योंकि ये आएगा बिल्कुल, मतलब टफ नहीं है लेकिन इंपॉर्टेंट तो है, चीजें बिल्कुल आ सकती हैं यहां से भी, तो इसलिए स्किप नहीं कर सकते, इजी चीजें हैं फिर भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख लिया इसके लिए दैट इज, अगर आपने इसको ब्रेक किया होता तो आपने लिखा होता इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और इसको आपने लिखा होता एक्स स्क्वायर प्लस 2xy एंड प्लस वाई स्क्वायर इंटू ये पूरी चीज एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई एंड डी एक्स डी वाई। ठीक है, तो अब अगर आप इसको इंडिविजुअली ब्रेक कर दें, एक बार एक्स स्क्वायर के साथ ये पूरी चीज, फिर 2xy के साथ, फिर वाई स्क्वायर के साथ, तो हम इसको ऐसे लिख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू, एक बार लिखा हमने माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये एक्स स्क्वायर के साथ एफ एक्स वाई एक्स वाई डी एक्स डी वाई, फिर हमने लिखी यही चीज वाई स्क्वायर के साथ, वाई स्क्वायर इंटू एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, और फिर हमने लिखा 2xy के साथ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी x इंटू वाई इंटू जो वैल्यू है आपकी एफ एक्स वाई ऑफ एक्स वाई इंटू डी एक्स डी वाई, ये चीज आ गई हमारे पास। अब अगर हम ये प्रॉपर्टी यूज करें कि इंडिपेंडेंट है, तो अगर हम ये एक्सप्रेशन ले सकते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं उस केस में, दैट इज हमने एक इंटीग्रेशन लिखा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, हमने इसको ब्रेक किया, एक बार हमने लिखा एफ एक्स ऑफ एक्स और ये डी एक्स, फिर हमने लिखा इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहां पर अब आपका ये पूरा टर्म आप ले चुके हैं, dx ले चुके हैं, तो इसमें से क्या चीज बची है, एफ एक्स एफ वाई ऑफ वाई बचा है, तो यहां पर आपके पास वैल्यू है एफ वाई ऑफ वाई डी वाई। ये समझ रहे हैं कैसे किया हमने इस चीज को एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ वाई ऑफ वाई लिख लिया, तो हमने इंटीग्रल्स को अलग अलग सेपरेट कर दिया, हमने पहले x वाले टर्म्स को एक इंटीग्रेशन में, y वाले टर्म्स को दूसरे इंटीग्रेशन में लिखा, बीच का साइन प्रोडक्ट है। ऐसे ही ये आपने लिया प्लस, इसको भी आपने अगर ब्रेक किया तो आपने पहले लिखा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी फॉर y, और आपने वैल्यूज लिखी वाई स्क्वायर इंटू एफ वाई ऑफ वाई डी वाई, वाई स्क्वायर इंटू इसका एक पार्ट एफ वाई वाला पार्ट आपने ले लिया डी वाई, और उसके साथ मल्टीप्लीकेशन में माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या बच गया था इसमें से, एफ एक्स ऑफ एक्स बच गया था इंटू डी एक्स। ये सेकंड पार्ट हो गया। ऐसे ही थर्ड पार्ट को क्या लिख सकते थे, 2 अगर आपने एक बार लिखा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स इंटू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी वाई इंटू एफ वाई ऑफ वाई डी वाई, ऐसा लिख सकते हैं इसको हम। अब देखिए सारे टर्म्स में चीजें क्या डिफाइन कर रही हैं। अगर ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है y का, तो इसका इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी क्या वैल्यू मिलेगी आपको, 1 मिलेगी, मतलब ये वैल्यू आपको पता है कितनी है, 1 है। ऐसे ही अगर x के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन आप देख रहे हैं तो उसका पूरा एरिया ये वैल्यू कितनी है, ये भी वैल्यू 1 है। ये वैल्यू क्या बता रही है, एक्स स्क्वायर इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स, मतलब मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ रैंडम वेरिएबल x, मतलब ये आपको क्या बता रही है, एक्स स्क्वायर की एवरेज वैल्यू, तो इसको आप एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज आपको क्या बता रही है, एक्सपेक्टेशन ऑफ वाई स्क्वायर लिख सकते हैं इसको हम। और ये चीज फिर से अगर आप देखें तो x इंटू एफ एक्स ऑफ एक्स डी एक्स इंटीग्रेटेड ओवर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, मतलब ये आपको x की एवरेज वैल्यू बता रहा है, मतलब ये एक्सपेक्टेशन ऑफ x है, और ये चीज क्या है आपके लिए, ये एक्सपेक्टेशन ऑफ y है। तो अब अगर आप देखें तो आप ये पूरी चीज जो आप फाइंड कर रहे हैं दैट इज मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ z, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ z स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर, दैट इज मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ x प्लस मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ y एंड प्लस 2 टाइम्स
एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो अब यहां पर यह हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, ये हमारे पास टोटल मीन स्क्वायर वैल्यू के फॉर्म में आ गई चीज कि अगर हम z के लिए मीन स्क्वायर वैल्यू देखेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट होगा। और इसमें अगर हम स्पेशल केस ले लेते कि इफ आइदर एक्सपेक्टेशन ऑफ x जीरो हो, मतलब हो सकता है मीन जीरो हो फर्स्ट रैंडम वेरिएबल का, या हो सकता है मीन आपके y का जीरो हो, या हो सकता है कि दोनों का जीरो हो। तो इन तीनों ही केसेस में ये टर्म इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो उस केस में आपको ये दोनों ही वैल्यूज क्या मिलेंगी, इफ अगर इनमें से किसी भी एक का मीन जीरो हो तो आप लिख सकते हैं कि मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ z इज इक्वल्स टू एडिशन ऑफ मीन स्क्वायर वैल्यूज दैट इज ex स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर इफ एनी ऑफ द रैंडम वेरिएबल हैज जीरो मीन। एक भी अगर रैंडम वेरिएबल का मीन जीरो हुआ तो ये हमारे ओवरऑल मीन स्क्वायर वैल्यू दोनों की इंडिविजुअल मीन स्क्वायर वैल्यूज के सम से हमें मिल जाएगी। तो नेक्स्ट अगर इसमें आप लास्ट देख लें यहीं से, ठीक है, यहीं पर कर लेते हैं हम। ये हमने मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर ली और हमें दोनों का मीन भी इंडिविजुअली पता है, जो हम क्या ले रहे हैं, इंडिपेंडेंट का केस ले रहे हैं अगर हम। तो अब यहां पर अगर आप देखते वेरिएंस, अगर आप यहां डिफाइन करते वेरिएंस ऑफ z, दैट इज आप या तो इसको और क्या लिख सकते थे, एक्सपेक्टेशन फंक्शन ऑफ z माइनस जो भी z का मीन आया है, या आप इसको लिखें म्यू z इस पूरी चीज का स्क्वायर। ये वैल्यू तो आप ये जानते हैं कि ये वैल्यू किसके बराबर होगी, अगर हम सेकेंड मोमेंट ले लें z का और माइनस अगर जो एक्सपेक्टेशन फंक्शन है z का, मतलब जिसको मीन कह रहे हैं z बार, तो अगर इसका स्क्वायर हम इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी वेरिएंस की। तो अगर आप देखें एक्सपेक्टेशन ऑफ z स्क्वायर, इसकी वैल्यू अभी आपने लिखी है, ये हम लिख लेते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर एंड प्लस 2 टाइम्स एक्सपेक्टेशन ऑफ x एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस हमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से, हमें सब्ट्रैक्ट करना है एक्सपेक्टेशन ऑफ z का होल स्क्वायर। और एक्सपेक्टेशन ऑफ z कितना था, दोनों के एक्सपेक्टेशंस का सम था। ये आपने देखा था कि मीन क्या होगा, सम का मीन, दोनों के मीन्स का सम। तो यहां से एक्सपेक्टेशन ऑफ z की वैल्यू है एक्सपेक्टेशन ऑफ x प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y। वहां पर हमने म्यू के फॉर्म में लिखा था, यहां हम इसके फॉर्म में लिख रहे हैं। तो इसका क्या लेना है, आपको स्क्वायर लेना है। तो ये वैल्यू देखिए कितनी आ रही है, दैट इज एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर प्लस 2 एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। यहां से जो चीज मिलेगी आपको कैसी मिलेगी, एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y का होल स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ x इंटू एक्सपेक्टेशन ऑफ y। तो अगर हम देखें तो ये तो कैंसल आउट हो गया, +2 और -2 ये चीजें कैंसल आउट हो गई। अब यहां से ये जो टर्म है, अगर आप इसको इन दोनों को एक साथ लिखें, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर, मतलब मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ x माइनस स्क्वायर ऑफ मीन। तो ये दोनों का टर्म मिलाकर, ये दोनों टर्म मिलाकर आपको क्या देगा, वेरिएंस ऑफ x मिलेगा आपको। ऐसे ही अगर आप इन दोनों को कंबाइन करते, अगर आप लिखते, आप लिख लिया इसको आपने, मान लीजिए एक बार लिख ही लेते हैं हम कि हमारे पास जो फाइनल वैल्यू आ गई दैट इज वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ z। ये वैल्यू यहां से हम अगर देखें, इसको हम अगर ऐसे लिख लें, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x होल स्क्वायर। ये हमने इसको एक पार्ट लिख लिया और प्लस ऐसे ही हमारे पास दूसरा एक पार्ट है एक्सपेक्टेशन ऑफ y स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ y होल स्क्वायर। तो अगर हम देखें तो x ये हमारी वैल्यू क्या देगा, मीन स्क्वायर वैल्यू माइनस एक्सपेक्टेशन का स्क्वायर, मतलब ये आपको रैंडम वेरिएबल x का वेरिएंस मिलेगा यहां से, और यहां से क्या वैल्यू मिलेगी, रैंडम वेरिएबल ऑफ y का वेरिएंस। तो इसलिए अगर आपने जिन दो वेरिएबल्स को लिया है, रैंडम वेरिएबल्स को, अगर वो इंडिपेंडेंट हैं तो उनके सम का जो वेरिएंस आएगा वो यहां से आपको दिख रहा है कि अगर हम वेरिएंस ऑफ z को सिग्मा z स्क्वायर कहें तो सिग्मा z स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको अगर हम सिग्मा x स्क्वायर का वेरिएंस कहें, सिग्मा x स्क्वायर और प्लस सिग्मा y स्क्वायर। तो मतलब ये जो कंडीशन है दैट इज वेरिएंस ऑफ सम, वेरिएंस ऑफ सम इज इक्विवेलेंट टू सम ऑफ वेरिएंस, सम ऑफ वेरिएंसेस। लेकिन ये चीज हमारी तभी कंडीशन ये सेटिस्फाई करेगी ओनली इफ रैंडम वेरिएबल्स आर इंडिपेंडेंट। अगर हमारे रैंडम वेरिएबल्स क्या हों, अगर इंडिपेंडेंट हैं तो ही हमारी ये चीज सेटिस्फाई होगी,
अदरवाइज ये चीज हमारी सेटिस्फाई नहीं होगी, हम जनरल केस में नहीं कह सकते। लेकिन मीन के लिए आपने देखा उसको आप इन जनरल कह सकते हैं कि अगर दो रैंडम वेरिएबल्स को हमने ऐड किया है तो जो उस ओवरऑल रैंडम वेरिएबल का मीन आएगा वो दोनों के मीन्स का समेशन होगा। तो यहां तक हमने देख लिया। अब हम यहां से नेक्स्ट जो अपना टॉपिक ले रहे हैं दैट इज फंक्शंस ऑफ रैंडम वेरिएबल। तो पहले हम फंक्शन ऑफ वन रैंडम वेरिएबल देखेंगे, फिर हम फंक्शन ऑफ टू रैंडम वेरिएबल्स भी देखेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, ये सभी चीजें अब यहां से इंपॉर्टेंट है। और इसके जस्ट बाद, ये हमारा कोई बहुत लंबा टॉपिक नहीं होगा, नेक्स्ट लेक्चर हम, क्योंकि यहाँ पर टाइम ऑलरेडी हो चुका है तो इस लेक्चर में नहीं लगते हम। नेक्स्ट लेक्चर में उस चीज को हम 1 और 2 लेक्चर्स हम चाहेंगे 2 आवर्स के लेक्चर्स हम करें और 2 लेक्चर्स में उसको कंप्लीट करें। फिर उसके बाद हम रैंडम प्रोसेस शुरू करेंगे। तो अभी तक की चीज़ों में जहां पर भी आपको डाउट्स हैं वो आप बिल्कुल मुझे बताएंगे तो हम उसके लिए अच्छे से कुछ प्लान कर पाएंगे। एक मैंने देखा था कि डाउट्स आपका पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को लेकर था, डेफिनेटली उस पर हम क्वेश्चंस ले लेंगे, ठीक है, बिल्कुल भी आप टेंशन मत लीजिए, उस पर हम काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम ले लेंगे, आपके डाउट्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो अभी तक में जैसे मैं देखूं तो अभी इतना नहीं है, जैसे दिखता है मुझे भी कि ठीक है अभी सब लोग अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं इतना माइंड नहीं करता कि 500 व्यूज आ रहे हैं या कुछ भी। लेकिन जो लोग देख रहे हैं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि भले ही 10 लोग ही देख रहे हैं उसको, तो आप जो भी 10 लोग हैं, आपका कॉन्सेप्ट में ऐसे कोई कंफ्यूजन्स नहीं आने चाहिए। क्योंकि नए टीचर से जब आप पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ चुके हैं तो थोड़ा बहुत होता है कहीं रिप्रेजेंटेशन में चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो उसका आपको केयर करना है और मुझसे आपको टच में रहना है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा है कहीं पर, अगर चीज़ें आपको कंफ्यूज करें, क्योंकि मैं जो बेस्ट आपको मेरी तरफ से मुझे अपना जो लगता है कि जिससे मैं इजीली आपको समझा सकूं चीज़ों को, आगे जब हम उसको यूज़ करेंगे तो आप कंफ्यूज ना हो, वैसा मैंने आपको बताने की कोशिश की है। और जब हम क्वेश्चंस में आप इंप्लीमेंट करेंगे तो आप बिल्कुल फील करेंगे कि चीज़ें आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं कर रही। तो ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, प्रैक्टिस करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।